दोस्तों, डिजिटल रोज एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, पिछली क्लास में अपन जो राजवंश जो था मुख्य राजस्थान का, उसकी कंप्लीट बात कर चुके हैं। ठीक है, तो राजवंश या राजाओं का इतिहास जो था उनको अपन कंप्लीट कर लिया है। देखिए, आज अपन बात करेंगे आधुनिक राजस्थान का इतिहास। ठीक है, तो कोई भी क्षेत्र हो, राजस्थान हो या कोई अदर स्टेट हो या कोई देश हो, भारत हो या कोई अदर कंट्री हो, ठीक है, तो उनका जो इतिहास रहता है उनको अपन 3 भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं। जैसे प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो अपन जो प्राचीन काल की बात करेंगे तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, राजस्थान के संदर्भ में अगर प्राचीन काल की बात आती है तो ज्यादा अपने को उल्लेख नहीं मिलता है, ज्यादा अपने को फैक्ट नहीं मिलते हैं। ठीक है, ज्यादा अपने को एविडेंस नहीं मिलते हैं, ज्यादा अपने को पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों से अपने को जो कुछ प्रमाण मिले हैं, कुछ एविडेंस मिले हैं, उनके आधार पर अपन कुछ स्तर पर बात करेंगे राजस्थान के संदर्भ में भी, राजस्थान के प्राचीन इतिहास की भी। ठीक है, मध्यकाल की अगर बात करते हैं तो मध्यकाल में इस प्रकार से अपन पढ़ते हैं, जैसे इतिहास पढ़ते हैं और आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं। देखिए, वापस मैं आपको बताने की कोशिश करूं, जो प्राचीन काल होता है क्या, जैसे सभ्यताएं होती है, अपने को जो मानव जीवन का जो रहन सहन जो व्यवस्था मिली है वो प्राचीन काल से मिलती है, उसको अपन प्राचीन काल में पढ़ते हैं। फिर मध्यकाल की बात आती है, जैसे मैं भी बताया, इतिहास और जैसे जो ये राजा वगैरह थे, जो राजा थे, जो मुगल आए थे, वो अपने को मिलते हैं मध्यकाल में। ठीक है, राजस्थान हो, अदर स्टेट हो या कोई अदर कंट्री हो या इंडिया हो। तो मुगलों से जो ज्यादा संघर्ष चला था अपने राजस्थान या भारत के राजाओं का या शासकों का, उस समय को अपन मध्यकाल में पढ़ सकते हैं, मध्यकालीन इतिहास में पढ़ सकते हैं, मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। बात आती है आधुनिक काल। आधुनिक काल या जो मॉडर्न हिस्ट्री होती है, ये मानी गई है अंग्रेजों के आने के बाद वाला टाइम को। ठीक है, जैसे अंग्रेज आते हैं वहां से अपना जो आधुनिक इतिहास शुरू हो जाता है या आधुनिक काल शुरू हो जाता है। ठीक है, अंग्रेजों के आने के बाद में आधुनिक, अंग्रेजों से पहले का टाइम जो था मध्यकाल था या मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ा जाता है, और मध्यकाल से पहले का जो समय था, काल था, टाइम था, उसको पढ़ा जाता है एंशियंट या प्राचीन इतिहास में। प्राचीन इतिहास में वापस बताऊं, जैसे सभ्यता वगैरह पढ़ते हैं वो प्राचीन इतिहास में आती है। फिर मध्यकाल में अपन पढ़ते गए हैं, जैसे राजाओं का इतिहास पढ़ते हैं, शासकों का इतिहास पढ़ते हैं, और उनके समय में कला और संस्कृति को क्या क्या बढ़ावा, किस स्तर पर बढ़ावा दिया गया, उस बातों को पढ़ते हैं अपन मध्यकाल में। और जो आधुनिक काल में पढ़ते हैं, जैसे यानी आधुनिक काल के मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इनको अपन राजस्थान के संदर्भ में पढ़ने की कोशिश करेंगे, राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे। आप लिख लेना इसको। तो जैसे आधुनिक काल में सबसे पहले बात करेंगे आज अपन 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की क्रांति आधुनिक काल में पढ़ी जाती है। और जैसे किसान आंदोलन है और जनजातीय आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलनों को अपन इनमें जो आधुनिक काल में पढ़ते हैं। अंग्रेजों के आने के बाद में जैसे 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति क्यों, कैसे और किस स्तर पर होती है, उसकी अपन विस्तार से बात करेंगे। मुख्य रूप से अपन राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे, राजस्थान की 1857 की क्रांति में की, लेकिन कुछ स्तर पर कुछ जो फैक्ट होंगे, कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, उनकी अपन भारतीय लेवल पे, भारत के स्तर पर भी बात कर लेंगे। फिर यानी किसान आंदोलन होते हैं। 1857 क्रांति के बाद में किस प्रकार से किसान आंदोलन उपजते हैं या उत्पन्न होते हैं, उनकी अपन बात करेंगे। फिर जनजातीय आंदोलन भी होते हैं, किस प्रकार से जनजातियों के साथ भेदभाव होते हैं अंग्रेजों के, और किस प्रकार से जनजातीय लोग, जो जनजातीय जो जनता होती है, जो लोग हैं, वो किस प्रकार से आंदोलन करते हैं अपने अधिकारों के लिए। फिर बाद में प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडलों की स्थापना होती है, उनकी भी अपन बात करेंगे। चलिए, अपन सबसे पहले आज बात करते हैं 1857 क्रांति की। देखिए, जो मध्य यानी प्राचीन काल, मध्यकाल और जो आधुनिक काल है, इन तीनों की जो मैं डेफिनेशन आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आएगी। तो प्राचीन काल कौन सा है, जो सभ्यताओं को जन्म होता है, सभ्यताओं की खोज यानी मिलती है, अपने को जानकारी मिलती है, उसको प्राचीन काल में माना गया है। मध्यकाल में जो राजाओं का इतिहास और कला संस्कृति को माना गया है, और आधुनिक काल में जो अंग्रेजों को आने के बाद वाला टाइम आधुनिक काल में माना गया है। उसमें अपन मुख्य रूप से पढ़ेंगे जो कुछ टॉपिक में बताया हूँ। 1857 की क्रांति, जैसे किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और जो प्रजामंडल। तो बात करते हैं आज अपन सबसे पहले 1857 की क्रांति।
देखिए, अपन 1857 की क्रांति की बात करते हैं। अपन जैसे मेंस जो एग्जाम होते हैं, जैसे RAS मेंस जो एग्जाम है, उसमें अगर क्वेश्चन बन जाए 1857 की क्रांति के कारण लिखिए, तो कारण अपने को बताना पड़ेगा। महत्व लिखिए तो महत्व भी अपने को बताना पड़ेगा। या विस्तार से कोई क्वेश्चन आ जाए, 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, तो उसमें लगभग जो फैक्ट है 1857 की क्रांति के, उनको सभी को बताना पड़ेगा। भारतीय संदर्भ में आ जाए तो उस स्तर पर अपने को बताना पड़ेगा या उल्लेख करना पड़ेगा, या राजस्थान के संदर्भ में आ जाए तो अपने को उस प्रकार से उल्लेख करना पड़ेगा। हालांकि 1857 की क्रांति के कारण और प्रभाव में बाद में बता दूंगा। मौखिक रूप से अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेना, ठीक है। तो अपन बात कर लेंगे, जो कारणों की भी बात कर लेंगे, तत्कालिक कारण और तात्कालिक कारण क्या था, और जैसे और भी कारण थे। एक ही कारण से इतना बड़ा संग्राम नहीं चल सकता, ठीक है। कोई एक कारण हो उसको लेके इतना बड़ा संग्राम नहीं चल सकता। और भी कुछ कारण होते हैं, किसी भी भाई युद्ध के, कोई भी जो बड़ी घटना हुई हो, कोई भी बड़ा डिसीजन लिया गया हो, उसका एक कारण तो नहीं माना जा सकता है। और भी कुछ कारण होते हैं, उनकी भी अपन मौखिक रूप से बात कर लेंगे। आपकी इच्छा हो तो आप लिख लेना। देखिए, 1817-18 का जो दौर है, 1817-18 का टाइम है, वो एक इम्पोर्टेंट टाइम है, ठीक है। समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको जो जैसे इच्छा हो तो लिख भी लेना, जो आपको फिट लगेगा। 1817-18 की बात है। अंग्रेजों ने राजस्थान की लगभग रियासतों से संधि कर ली थी, या संधि कर रहे थे अंग्रेज 1817-18 में। अपन वैसे पढ़ते हैं कि 1803 में अलवर और भरतपुर संधि कर लेते हैं। वो दो रियासतों को छोड़ दो तो मुख्य जो रियासतें, ज्यादातर जो रियासतें हैं 1817-18 में संधियां कर लेती हैं। हालांकि अपन करौली की भी पढ़ते हैं, यानी सिरोही की पढ़ते हैं। सिरोही जो अंतिम रियासत थी राजस्थान की, जो 1823 में संधि करती है, ठीक है। तो ये भी एक जो रियासत, ये भूल चूक में हुई थी, अपन पहले बात कर लें। पहले मारवाड़ वाले करौली यानी सिरोही को अपने क्षेत्र में बताकर और यानी अंधविश्वास में एक प्रकार से छोड़ दिए थे अंग्रेजों के, या उनको पागल बना दिए थे कि हमारे क्षेत्र में आती है सिरोही। तो इस वजह से जो सबसे लास्ट में सिरोही संधि करती है। ये अन्यथा लगभग सभी रियासतें राजस्थान की 1817 और 18 में संधि कर लेती है। और यानी करौली, कोटा और किशनगढ़ की अपन बात करते हैं तो वो 1817 में कर लेती है, और बाकी की जो रियासतें थी वो 1818 में संधियां कर लेती है। तो 1817-18 में अंग्रेज भारतीय, यानी जो भारतीय रियासतें थी और उनके साथ जो राजस्थान की रियासतें थी, उनसे संधियां करने की प्लानिंग करते हैं। क्योंकि यानी अंग्रेजों और जो मराठों के बीच में जो युद्ध चल रहा था, अपन पहले बात कर चुके हैं। यानी 1803 से 6 तक दूसरा युद्ध चलता है अंग्रेज और मराठाओं के बीच में, और तीसरा युद्ध चलता है 1817-18, ठीक है। तो इस समय तीसरा युद्ध चल रहा था या हो चुका था, तो इस समय मराठाओं को अंग्रेजों ने हरा दिया था, ठीक है। तो देखिए, जब मराठाओं से सुरक्षा के लिए अब फिर राजस्थान वाले जो ये अंग्रेज अधिकारी थे, इनको भी लगा कि यार अपने को अब राजस्थान की रियासतों से संधि करनी चाहिए, और राजस्थान वाले भी मराठाओं से परेशान हो रखे हैं, ठीक है। देखिए, संधियां करते हैं 1817-18 में। इस समय जो राजस्थान का जो गवर्नर जनरल था यहाँ का, लॉर्ड हेस्टिंग्स था, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल था। देखिए, जो गवर्नर जनरल जो था, ये भारतीय क्षेत्र पर था, या जो ब्रिटिश जो क्षेत्र था, इस पर गवर्नर जनरल बनाया गया था। ये जो लॉर्ड हेस्टिंग्स था, ये बैठता कहां पर था, ये कलकत्ता में बैठता था। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स कलकत्ता में बैठ रहा है। तो अब कलकत्ता में बैठकर पूरे जो ब्रिटिश क्षेत्र है, पूरा ब्रिटिश क्षेत्र है, जो अंग्रेजों का अधिकार वाला जो क्षेत्र है भारत का, उस क्षेत्र पर ध्यान रखना मुश्किल हो जाता है। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स प्लान तैयार करता है, या तो किस प्रकार से अपन ऐसे अधिकारी बनाए, ऐसे अधिकारी नियुक्त करें कि जो और जो क्षेत्र अपने से दूर, कलकत्ता से दूर वाले क्षेत्र हैं, इन पर भी सही तरीके से ध्यान रख लें। तो दिल्ली में एक अधिकारी नियुक्त कर देते हैं, जो उत्तर पश्चिमी प्रांत बोला जाता था, नॉर्थ वेस्टर्न जो एक प्रकार से जो प्रिंसली बोली जाती थी या प्रांत बोला जाता था, इस क्षेत्र के अंदर या इस क्षेत्र के अंतर्गत आता था राजस्थान वाला क्षेत्र, ठीक है। तो देखिए,
जो दिल्ली का जो रेजिडेंट था, ठीक है, दिल्ली का जो रेजिडेंट था चार्ल्स मैडकोफ, अपन पहले से पढ़ते हैं चार्ल्स मैडकोफ के बारे में। चार्ल्स मैडकोफ था, देखिए पद का नाम ध्यान रखना, रेजिडेंट है दिल्ली का। चार्ल्स मैडकोफ को कहते हैं अंग्रेज अधिकारी, जो गवर्नर जनरल कलकत्ता में बैठता था, लॉर्ड हेस्टिंग, कि यार मैडकोफ तू दिल्ली का रेजिडेंट है, दिल्ली का, ठीक है, तू रेजिडेंट रहते हुए तेरे जो आसपास वाले जो क्षेत्र अपने अधिकार वाले, इन क्षेत्रों पर भी ध्यान रख। तो चार्ल्स मैडकोफ के अंडर में राजस्थान वाला क्षेत्र भी छोड़ दिया गया था। देखिए जो चार्ल्स मैडकोफ के साथ एक बंदा और था, जॉन मेलकम। देखिए वेलकम से याद रख सकते हो, मेलकम था, हालांकि वेलकम नहीं था, जॉन मेलकम, जॉन मेलकम, इन दोनों का नाम याद रखना है। मुख्य रूप से आपको चार्ल्स मैडकोफ का नाम ध्यान रखना है। जो जॉन मेलकम था ये मालवा का रेजिडेंट था, ठीक है, चार्ल्स मैडकोफ दिल्ली का रेजिडेंट था, जॉन मेलकम मालवा का रेजिडेंट था। देखिए जो पॉलिटिकल एजेंट, जो गवर्नर, जो एजीजी बनाया जाता है, एजेंट टू गवर्नर जनरल, अपने को ज्यादातर जो स्टूडेंट एजीजी को ही ध्यान रखते हैं या रेजिडेंट वाला सिस्टम याद ही नहीं रखते हैं, लेकिन जो एजीजी से ऊपर वाली पोस्ट होती थी रेजिडेंट, ठीक है। जॉन मेलकम मालवा का रेजिडेंट है, चार्ल्स मैडकोफ दिल्ली का रेजिडेंट है। इनको जिम्मेदारी दी जाती है राजस्थान की ज्यादातर या लगभग रियासतों से संधियां करने में। यह सफलता प्राप्त करता है, ये अपनी भूमिका निभाता है चार्ल्स मैडकोफ। डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की बात करें तो उन जो रियासतों से जो संधियां करने में जो भूमिका निभाता है जॉन मेलकम निभाता है, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, क्योंकि वो मालवा के साथ जो सीमा साझा करती थी या मालवा के टच में पड़ती थी, या मालवा के पड़ोसी जो रियासतें थी, डूंगरपुर, करौली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और जो प्रतापगढ़, ठीक है। तो इनका ध्यान रखना है। ज्यादातर राजस्थान की जो ज्यादातर रियासतें हैं उनके साथ चार्ल्स मैडकोफ संधियां करता है अंग्रेजों की तरफ से। अपने इन्हीं के साथ में पहले बात करते आ रहे हैं कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पितामह है या राजस्थान का इतिहास का जनक भी माना जाता है, तो उनका भी नाम ध्यान रखना। कर्नल जेम्स टोड को यानी एक चतुर आदमी था, या अपनी चातुर्य से या राजस्थान के राजाओं से जो सही तरीके से बातचीत जो बंदा करता है अंग्रेजों की तरफ से, वो था कर्नल जेम्स टोड। उनकी इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है जो संधियां करवाने में, ठीक है। तो चार्ल्स मैडकोफ 1817-18 में संधियां कर रहा है अंग्रेजों की तरफ से ज्यादातर रियासतों से, हालांकि डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जो रियासतें हैं उनसे जो जॉन मेलकम मालवा वाला जो रेजिडेंट था ये संधियां करने में सफलता प्राप्त करता है, ठीक है। तो जो संधियों में मुख्य भूमिका निभा रहा था कर्नल जेम्स टोड, क्योंकि वो राजाओं से, जो वहां के शासकों से बातें कर रहा था। फिर जो साइन वाइन करने के लिए ये बंदे पहुंच जाया करते थे अंग्रेजों की तरफ से, ठीक है। ये जो इधर एजी यानी जो गवर्नर जनरल बना हुआ है, लॉर्ड हेस्टिंग्स बना हुआ है, लेकिन ये कलकत्ता में बैठता है। कलकत्ता में बैठकर अकेला पूरे जो क्षेत्र पर अधिकार यानी जो शासन नहीं कर सकता, या पूरा क्षेत्र पर अगर शासन नाम से कर रहा है लेकिन ध्यान नहीं रख सकता, ठीक है। तो यानी एक प्रकार से लगाव या जुड़ाव नहीं रख सकता था, तो इसलिए रेजिडेंट की नियुक्ति की गई, ठीक है। ये मैं आपको बता दिया। करौली, किशनगढ़ और कोटा वाले तो 1817 में कर लेते हैं, और जो सिरोही कर लेता है 1823 में, जो अंतिम रियासत थी राजस्थान की जो अंग्रेजों से संधि करने वाली, और जो बाकी रियासतें थी 1818 में संधियां कर लेते हैं। अलवर और भरतपुर की अपन पहले बात कर चुके हैं, यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आसपास वाली बात ही नहीं है, 1803 की बात है। तो अलवर और भरतपुर 1803 में ही संधियां कर लेती हैं। अब बात आती है, ये संधियां होती है, संधियां कर लेते हैं। संधियों के बाद में यहाँ पर देखिए, अब जो दिल्ली से भी बैठकर इन रियासतों में एक प्रकार से भाई लगाव या जुड़ाव नहीं रखा जा सकता, इन रियासतों में ध्यान नहीं रखा जा सकता। दिल्ली से बैठकर देखिए, कोई आज भी जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, तो वो ये थोड़ी ना पूरे जो भारत वाले जो क्षेत्र है, जो संघ शासित प्रदेश हैं, तो उन पे जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ही ध्यान रख ले, पूरी बात होगा। वहां पर भाई देखिए, जो गांव होता है, गांव में पहले वार्ड पंच बनते हैं, फिर जो सरपंच बनते हैं, फिर जो थोड़ा पंचायत समिति सदस्य बनते हैं। इस प्रकार से फिर आगे जो और भी जो पद होते हैं, ऊंचे ऊंचे पद होते हैं, जैसे प्रधान, उप प्रधान, ठीक है,
जिला आयुक्त, जिलाधीश, इस प्रकार के जो फिर कलेक्टर वगैरह, फिर जो एमएलए, फिर एमपी होते हैं, ठीक है, जो मंत्री, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, ठीक है, फिर कहीं कहीं पे उप मुख्यमंत्री का पद बना दिया जाता है, राज्यपाल बनाया जाता है, फिर जो भाई जो पूरे भारत के क्षेत्र पे अगर पूरे देश के लेवल पे बात आई तो फिर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का पद होता है। तो इस प्रकार से जो शासन व्यवस्था होती है उसको संभालने के लिए इनको भी अब लग रहा था, चार्ल्स मेडको वगैरह जो ये जॉन मेलकम थे, इनको भी कि अपन अब एक जगह से बैठकर पूरे राजस्थान पे नियंत्रण या नियंत्रित नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब फिर बात आती है पॉलिटिकल एजेंट बनाने की, ठीक है। ठीक है, संधियों के बाद अब प्रत्येक रियासत में एक रेजिडेंट नियुक्त किया गया था। तो रेजिडेंट की अपन बात कर लिया है। सभी पीए पॉलिटिकल एजेंट बोला जाता है, सभी पीए और रेजिडेंट के ऊपर। देखिए जो रेजिडेंट और पॉलिटिकल एजेंट है ये आपस में जो लगभग समान पोस्ट अपन मान सकते हैं। हालांकि एजेंट टू गवर्नर जनरल से ऊंचे वाला पद था, ठीक है। सभी पीए और रेजिडेंट के ऊपर एक उच्च अधिकारी नियुक्त किया गया जिसको बोला गया रेजिडेंट फॉर राजपूताना, ठीक है। सभी पॉलिटिकल एजेंट और रेजिडेंट के ऊपर एक उच्च अधिकारी नियुक्त किया जाता है जिसको बोला जाता है रेजिडेंट फॉर राजपूताना। प्रथम जो रेजिडेंट फॉर राजपूताना के पद पर नियुक्त किया जाता है डेविड ऑक्टरलोनी को नियुक्त किया जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि जो ये संधि अपन बात कर रहे थे, जो मराठाओं की, जो अंग्रेजों की, भाई इनके बीच में जो युद्ध होता, तीसरा युद्ध चलता है 1817-18 में। उस समय दौलतराव सिंधिया था मराठों की तरफ से लड़ने वाला। तो दौलतराव सिंधिया अब अंग्रेजों से हार जाता है अजमेर साइड में, या अजमेर वाले क्षेत्र में दौलतराव सिंधिया हार जाता है। अंग्रेजों से हारने के बाद में अंग्रेजों को लगता है यार अब अपने को यानी अजमेर पर अधिकार कर लेना चाहिए, अंग्रेज को अपने अधिकार में ले लेना चाहिए। तो जो डेविड जो ऑक्टरलोनी था सबसे पहले अजमेर पर अधिकार करता है। तो अजमेर पर सबसे पहले अधिकार करने वाला जो बंदा था डेविड ऑक्टरलोनी था। प्रथम रेजिडेंट फॉर राजपूताना डेविड ऑक्टरलोनी को बनाया गया था। डेविड ऑक्टरलोनी अजमेर पर अधिकार खुद करता है। तो अजमेर पर अधिकार करने वाला सबसे पहला जो अंग्रेज अधिकारी था डेविड ऑक्टरलोनी था। यह प्रथम रेजिडेंट फॉर राजपूताना बनाया गया था। पॉलिटिकल एजेंट और रेजिडेंट के ऊपर वाली पोस्ट नियुक्त की गई थी यहाँ पे राजस्थान वाली साइड में, भाई जो, ठीक है। टू रेजिडेंट फॉर राजपूताना है, राजस्थान का जो रेजिडेंट है, ठीक है, ये भी दिल्ली की तरफ ही रहता है, दिल्ली में ही रहता है, दिल्ली से आता है। जो अंग्रेज यानी मराठाओं को हराते हैं, दौलतराव सिंधिया को हराता है यहाँ, उसके बाद में अंग्रेज पर यानी अजमेर पर आकर अधिकार कर लेता है, ठीक है। देखिए ये जो डेविड ऑक्टरलोनी है इसका एक इस प्रकार से किस्सा भी याद रख सकते हो आप कि इसकी एक जो पत्नी थी मुबारक बेगम, वो भारतीय थी, भारतीय यानी मुबारक बेगम से डेविड ऑक्टरलोनी शादी भी कर लेता है, ठीक है। हालांकि जो मुबारक बेगम थी इनके नाम से एक दिल्ली में मस्जिद का निर्माण भी करवाया गया था, मुबारक बेगम की मस्जिद, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये जो मुबारक बेगम थी डेविड ऑक्टरलोनी की जो पत्नी थी ये भारतीय थी, ठीक। देखिए इसके बाद में जो रेजिडेंट फॉर राजपूताना जो था इसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। ये अजमेर पर अधिकार करने के बाद में इसको जो पद दिया गया था रेजिडेंट फॉर राजपूताना। ये डेविड ऑक्टरलोनी दिल्ली से आकर यानी अंग्रेजों द्वारा मराठाओं को हराने के बाद, दौलतराव सिंधिया को हराने के बाद अजमेर पर आकर अधिकार कर लेता है। अजमेर को जीतने अधिकार करने के बाद में इसको ये पद दिए गए थे रेजिडेंट फॉर राजपूताना, ठीक है। अब राजस्थान का दिल्ली से जो शासन संभालने में अब प्रॉब्लम ज्यादा आने लग गई थी धीरे धीरे, ठीक है। तो अब रेजिडेंट फॉर राजपूताना का जो नाम बदला गया था कि अब यार रेजिडेंट फॉर राजपूताना का नाम से पार नहीं पड़ेगी, पद को भी बदला जाएगा और जो व्यक्ति भी दूसरा नियुक्त किया जाएगा, जो अधिकारी भी दूसरा नियुक्त किया जाएगा। अब भाई जो पद का नाम क्या रखे, तो पद का नाम रखा गया एजेंट टू गवर्नर जनरल। आप देखिए पूरा नाम लिख लेना, एजीजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल, ठीक है। तो ये रेजिडेंट फॉर राजपूताना का पद का नाम बाद में बदलकर एन एजेंट टू गवर्नर
किया गया। और एजेंट टू गवर्नर यानी 1832 में जो इस पद का नाम या नामकरण किया गया था। ठीक है, तो राजस्थान का जो प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल बनाया जाता है अब्राहम लॉकेट को बनाया जाता है। ये पद बनाया गया था 1832 में। देखिए थोड़ी सी बातें समझने लायक है, फैक्ट है, हालांकि ज्यादा टफ नहीं है। 1897 क्रांति थोड़ी सी अपन सीरियल वाइज अगर समझेंगे, क्रम वाइज अगर समझेंगे तो थोड़ा सही इस तरीके से समझ में आ जाएगा। डेविड ओक्टरलोनी अजमेर जीतने से पहले, अजमेर को यानी भाई रेजिडेंट फॉर राजपूताना नहीं रहता है, अजमेर को जीतने, अजमेर पर अधिकार करने के बाद में रेजिडेंट फॉर राजपूताना बनाया जाता है। हालांकि फिर दिल्ली से बैठकर ये जो राजस्थान वाला जो क्षेत्र था ये संभलने में नहीं आ रहा था, यहाँ पर जो नियंत्रण करना मुश्किल लग रहा था इन अंग्रेजों को, तो ये फिर एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद नया सर्जित करते हैं। ठीक है, और ये 1832 में इस पद को बनाते हैं एजेंट टू गवर्नर जनरल को, अपन जिसको शॉर्ट फॉर्म में एजीजी बोल रहे हैं। जो राजस्थान का प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल बनाया जाता है अब्राहम लॉकेट को बनाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। देखिए राजस्थान को उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत वाला जो क्षेत्र था यह आगरा के अधीन आता था। देखिए मैं आपको पहले दिल्ली भी बताया था, लेकिन दिल्ली और आगरा वाला जो क्षेत्र था ये एक प्रकार से बिल्कुल पास में पड़ता था या टच पड़ता था। ठीक है, तो मुख्य रूप से इसका जो ऑफिस था उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत वाला जो क्षेत्र था, इसका जो हेडक्वार्टर या ऑफिस था ये आगरा में था। ठीक है, तो ये आगरा के अधीन कर दिया गया था मुख्य रूप से राजस्थान को। ठीक है, आप दिल्ली भी मान सकते हो, लेकिन मुख्य रूप से आगरा रहेगा। आगरा में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत वाला जो एक व्यवस्था थी उसका हेडक्वार्टर था आगरा। ठीक है, ज्यादातर मुगलों की जो राजधानी भी दिल्ली और जो आगरा ही रहा करती थी, तो आगरा और दिल्ली, आगरा भी भाई पास में पड़ता है, जो यूपी में पड़ता है आगरा, और उधर जो दिल्ली भी पास में पड़ता है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो क्षेत्र है इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर था आगरा में था, तो इस प्रांत के अधीन कर दिया गया था राजस्थान को। ठीक है, अब बात आती है ये जो गर्मी वाली समस्या राजस्थान में ढंग से पड़ती है, आज भी पड़ती है, पहले भी पड़ती थी। ये एजेंट टू गवर्नर जनरल का जो ये बना दिया गया, अजमेर में जो ये इसका ऑफिस बनाया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना, एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल का मुख्यालय यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल का जो पद है 1832 में बनाया जाता है। प्रथम एजीजी लॉकेट को बनाया जाता है, जो ये मुख्यालय बनाया जाता है अजमेर में बनाया जाता है। लेकिन जो अंग्रेजी अधिकारी थे इनको गर्मी से थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम थी। अपने जैसे लोग हैं वो तो गर्मी में कहीं पे भी पड़ जाए भाई, कहीं पे भी रह ले। लेकिन जो अंग्रेज थे भाई ये एक प्रकार से तो ये अधिकारी थे, अधिकारी होते इनको एसी वगैरह की जरूरत पड़े। अब एसी वगैरह वो उस समय कहाँ से है, अजमेर में पड़ती गर्मी, तो इन्होंने प्लान तैयार किया भाई ऐसी भी जगह होनी चाहिए वहां पर कुछ समय यानी गर्मियों के समय वहां पर जाके टाइम बिताया जा सके। तो इन्होंने इस प्रकार से प्लान बनाया कि राजस्थान में ऐसी कौन सी जगह, तो ऐसी जगह राजस्थान में है आबू। ठीक है, तो 1864 में जो ये जो क्षेत्र है ये आबू वाला, इस क्षेत्र में, ठीक है, 1845 की बात है, 1864 की बात है। 1845 में ये जो एजीजी वाला जो मुख्यालय है या कार्यालय है इसको आबू भेज दिया गया था गर्मी की समस्या के कारण। आप पूरा वाक्य लिखना चाहो तो लिख लेना, 1845 आप ब्रैकेट में लिख लेना। 1864 में ये जो व्यवस्था कर दी गई जो वर्तमान तक भी चल रही है कि 6 महीने जो एजेंट टू गवर्नर जनरल रहेगा अजमेर में और 6 महीने रहेगा आबू में। ठीक है, ये व्यवस्था आज दिन तक भी चल रही है। राजस्थान का जो राज्यपाल होता है ये भी भाई गर्मियों के समय में आबू साइड चले जाता है, आबू में जो कार्यालय है, आबू में जो मुख्यालय है वहां पर चले जाता है, और जो सर्दियों में वापस जयपुर आकर बैठ जाता है। अब जो राजधानी कैपिटल है राजस्थान की जयपुर, उस समय यानी अजमेर को राजधानी बना रखे थे। तो एजेंट टू गवर्नर जनरल या एजीजी उस समय बैठता 6 महीने अजमेर और 6 महीने आबू में। लेकिन वर्तमान में जो राज्यपाल है, जो वर्तमान में राजस्थान की राजधानी है, तो राज्यपाल जयपुर में बैठेगा और यानी गर्मियों के टाइम में यानी आबू की तरफ चले जाता है या आबू चले जाता है।
तो ये जो 6 महीने वाली जो फिक्स एक प्रकार से जो किया गया था, जो नियम बनाया गया था भाई 6 महीने यहाँ पे और 6 महीने वहाँ पे, ये 1864 में बनाया गया था। लेकिन 1865 में ही ये जो मुख्यालय था एजीजी का, ये आबू में भेज दिया जाता है। तो 1845 और 1864 वाली बात थोड़ा सा ध्यान रख लेना। 1845 में भेजा गया था और 1864 में ये 6 महीने वाली व्यवस्था कर दी गई थी। ठीक है, अब बात आती है 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का जो एजीजी कौन था, ये क्वेश्चन बनता है। यानी राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल या एजीजी कौन था, तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। ठीक है, पूरा जो वाक्य लिख लेना। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। ठीक है, देखिए जो एजीजी बन रहा था, ये जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, इससे पहले जो ये जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, ये मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था। ठीक है, ये जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था। इसका प्रमोशन कर दिया गया और एजेंट टू गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, इसके बाद में कर्नल जेम्स टोड को, यानी देखिए जो ये वाक्य है आप इस प्रकार से लिख सकते हो, जो मैं यानी कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ का प्रथम पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक है, ये आप ध्यान रख लेना, क्वेश्चन बन जाता है मेवाड़ का प्रथम पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो कर्नल जेम्स टोड था। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजेंट टू गवर्नर जनरल बनता है राजस्थान का। देखिए जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस या लॉरेंस जो सरनेम है, इसके दो नाम और आपके सामने आ सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री जो मॉडर्न हिस्ट्री अपन पढ़ते हैं उस समय, ठीक है, हेनरी लॉरेंस और एक जॉन लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस इस जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के ही भाई थे, लेकिन अपन मॉडर्न हिस्ट्री जो इंडिया की पढ़ते हैं वहां पर इनके नाम अपन पढ़ते हैं। ठीक है, अब बात आती है और आगे देखिए, मेवाड़ का प्रथम पॉलिटिकल एजेंट कर्नल जेम्स टोड था। ठीक है, आप लिख लेना जो पूरा वाक्य, मेवाड़ का प्रथम पॉलिटिकल एजेंट कर्नल जेम्स टोड। देखिए अंग्रेजों, अब बात हो गई, ये संध्या वंध्या हो जाती है कि कौन कौन संध्या करवाता है, कौन एजीजी बनता है, कौन पीए बनता है, कौन है मेवाड़ का पीए, प्रथम पीए कौन बनता है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान एजीजी कौन बनता है, ये पहले कहाँ का पीए था। ठीक है, ये अपन बातें कर चुके हैं। अब राजस्थान में जो अंग्रेज लोग हैं संध्या कर लेते हैं। अंग्रेज लोग राजाओं से कहते हैं कि हम आपसे संध्या कर लें, हम आपकी रक्षा करेंगे, जो दूसरे दुश्मन आपसे जो आपके ऊपर जो आक्रमण करेंगे उनके खिलाफ हम भी आपकी सहायता करेंगे, आपका साथ देंगे, और उसके बदले में आप कुछ हमें रुपए दे देना। पैसों के बिना कुछ काम होगा नहीं, पैसे लेके कुछ भी कर लेंगे, पैसे दे देना, हम आपको रक्षा, हम आपकी रक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। हम आपके साथ में या आपकी रियासत में जो सैनिक छोड़ेंगे, जो हमारे अधिकारी छोड़ेंगे, तो उनको भी तो वेतन भत्ता कुछ चाहिए, उनके भी तो बीवी बच्चे, उनको भी तो खान पान चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पैसे दे देना और हम आपकी सुरक्षा कर लेंगे। राजाओं ने कहा ठीक भाई, अच्छी बात है, दे देंगे पैसे, आप डायरेक्ट ही सुरक्षा कर दोगे तो हमारी जो जनानी भी नहीं होगी, वरना हम दूसरे दुश्मनों से युद्ध लड़ेंगे, जान माल की हानि होगी, मनक मरेंगे, खून खराबा होगा, इसके वजह हम डायरेक्ट आपको पैसे दे देंगे और आप हमारी सुरक्षा कर देंगे। ये बात इनके बीच में हो जाती है। राजस्थान में फिर अंग्रेज क्या व्यवस्था करते हैं, राजस्थान में अंग्रेज कुछ जो अपनी छावनियां बनाते हैं, एक प्रकार से जो मुख्यालय बनाते हैं, जो बड़ी जो रियासतें जो पड़ती है, या अंग्रेजों को जहाँ पे लगा भाई यहाँ पे अपने को अपना एक मुख्यालय, अपना एक ऑफिस, ब्रांच ऑफिस स्थापित कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अंग्रेज इन संधियों के बाद में राजस्थान में सैनिक छावनियां स्थापित करते हैं। तो अंग्रेजों की राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। ठीक है, ये बातें हो चुकी हैं। अब छावनियों की बात करते हैं, छावनियों से किस प्रकार से 1857 की क्रांति उपजती है या जन्म लेती है। अब तक अपन बात कर रहे थे जो बेसिक फैक्ट थे 1857 क्रांति की, जो शुरुआत वाले जो फैक्ट थे, किस प्रकार से जो क्रांति होती है, उससे पहले क्या क्या घटनाएं होती है, क्या क्या जो प्रशासनिक बदलाव होते हैं, उनकी बात अपन कर लिया है। अब बात आती है राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी।
देखिए आप वाक्य पूरा लिख सकते हो, हेडिंग डालो तो। राजस्थान में अंग्रेजों की 6 सैनिक छावनियां थी, उनकी अपन बात करते हैं। एक जो सैनिक छावनी थी नसीराबाद, दूसरी जो सैनिक छावनी थी नीमच, तीसरी जो देवली थी, ठीक है, और जो चौथी जो सैनिक छावनी थी एरिनपुरा थी, पांचवी थी ब्यावर और छठवीं थी खेरवाड़ा, ठीक है। देखिए आप एक एक नाम लिख तो लेना, ये छावनियों के नाम तो लिख लेना, जिनमें छावनी की और जो बेसिक इंफॉर्मेशन बताऊंगा आप मौखिक तौर पे सुन सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये 6 सैनिक छावनियों के नाम है, इनको तो आप ऐसे ही लिख लेना, क्रम वाइज लिख लेना, ठीक है भाई, ऊपर से नीचे ही लिख लेना। नसीराबाद सैनिक छावनी थी, नीमच सैनिक छावनी थी, देवली और एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है, निम्नलिखित में से राजस्थान में अंग्रेजों की 1857 क्रांति के दौरान कौन कौन सी सैनिक छावनियां थी, तो इनमें से 3 कोई सी दे दे, एक कोई दूसरी दे दे, कोई अदर स्टेट की दे दे, तो वो थोड़ा ध्यान रखना, फिर ऐसे आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो 6 सैनिक छावनियां राजस्थान में थी, इनकी थोड़ी सी मैं बेसिक इंफॉर्मेशन बता दूं। नसीराबाद वाली जो छावनी है ये अजमेर में है, ठीक है, अजमेर में थी नसीराबाद छावनी। देखिए 1804 में मुगल बादशाह जो एक जो अंग्रेज अधिकारी को एक नसीर की उपाधि देता है। नसीर का मतलब होता है रक्षक, ठीक है, नसीर का अर्थ होता है, मतलब होता है, तात्पर्य होता है, रक्षक होता है। डेविड ऑक्टरलोनी को, ठीक है, 1804 में मुगल बादशाह ने डेविड ऑक्टरलोनी को एक नसीर नाम की उपाधि दी थी, तो नसीर का अर्थ होता है रक्षक। तो उस डेविड ऑक्टरलोनी ने अजमेर में उस उपाधि के नाम नसीर पर यह नसीराबाद सैनिक छावनी की स्थापना की थी। नीमच की बात आती है, नीमच वर्तमान में मध्य प्रदेश में आता है। उस समय तत्कालीन समय 1857 क्रांति के समय में जो राजस्थान वाला जो प्रांत होता था या राजपूताना प्रांत होता था उसके अंतर्गत आता था नीमच, ठीक है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में आता है। देवली ये टोंक में आता है वर्तमान, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर इसके बाद में बात करते हैं एरिनपुरा, जो पहले यानी वर्तमान में पाली में पड़ता है, पहले सिरोही में पड़ता था। उस समय जो सिरोही के जो राजा थे शिव सिंह, तो शिव सिंह के समय में ये जो क्षेत्र था ये इधर पाली में ट्रांसफर किया गया था। उसके समय में ये जो क्षेत्र लिया गया था, ठीक है। तो यह अंग्रेज जो अफसर था मेजर डाउनिंग, तो मेजर डाउनिंग का कोई जो जन्म हुआ था, जिस गांव में हुआ था मेजर डाउनिंग का, उस गांव का नाम था एरन, ठीक है। एरन, उस गांव के नाम पर मेजर डाउनिंग ने इस क्षेत्र का नाम एरिनपुरा किया था। ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन भाई किस प्रकार से ये नसीराबाद क्यों नाम पड़ा, ये एरिनपुरा, ये अजीब सा नाम है एरिन, जो अंग्रेज यानी एरिन तो इंग्लिश नाम लग रहा है, पूरा तो अपने जो गाँव के आगे राजस्थान में ज्यादातर जो लोग हैं वो जो गाँवों का नाम के पूरा वो क्षेत्र के हिसाब से होता है गाँव का नाम, किस क्षेत्र में जो ये पूरा लगता है, ठीक, किस क्षेत्र के गाँव में गढ़ लगता है, ये अलग अलग प्रकार की जो एक प्रकार से प्रथा या धारणा बोल सकते हैं या प्रवृत्ति बोल सकते हैं गांव के नाम के आगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो शब्द लगा दिया करते पूरा गढ़। तो एरिन इंग्लिश नाम लग रहा है लगभग अपने को, तो एरिन जो ये कोई गांव का नाम था उसके आधार पर ये एरिनपुरा बसाया गया था, ठीक है। तो ये मेजर डाउनिंग का जन्म स्थान वाला गाँव था, जन्म वाला गाँव था एरन, तो मेजर डाउनिंग इसको यहाँ पे इस नाम से बसाते हैं या स्थापित करते हैं। बात आती है ब्यावर की। ब्यावर देखिए इसकी स्थापना जो अंग्रेज अधिकारी था डिक्सन, तो डिक्सन ने इसकी स्थापना की थी ब्यावर। डिक्सन ने वैसे भारत में ही शादी भी कर ली थी, खूब शादियां की थी, 2-5 शादियां की थी इधर, ठीक है। तो ये जो ब्यावर है ये एक प्रकार से बी अवेयर शब्द से बना हुआ है, ठीक है। ब्यावर जैसे अपन आज भी कोई जो ऐसा क्षेत्र होता है जो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण या जो संवेदनशील होता है, उस क्षेत्र में भी बी अवेयर लिखा हुआ मिल जाएगा। या ज्यादातर जो आज के टाइम में अपने को देखने को मिलता है बी अवेयर, वो जो ज्यादा पैसे वालों के मकानों के आगे लिखा हुआ मिलेगा बी अवेयर रोड बिल्डर, बी अवेयर जर्मन शेपर्ड, ठीक है। तो बी अवेयर का अर्थ होता है सावधान।
तो इस जो ये जो छावनी बनी हुई थी, इस वाला जो क्षेत्र था, इसके आसपास के क्षेत्र में आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं होती थी। भाई यहाँ पे लिखा हुआ था बी अवेयर कि भाई यहाँ पे अंग्रेजों की छावनी है, सैनिक छावनी है, इसके आसपास घूमना भाई गलत है, बैन है या निषेध है। ठीक है, तो बी अवेयर से लिखा यानी होता ब्यावर 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 हो गया। ठीक है, तो ये बात थी। ये बी अवेयर वाला जो आपको धारणा अब मिल जाएगी, जो पैसे वाले लोगों को गेट के आगे बी अवेयर का जो बोर्ड या बैनर या पोस्टर चिपका हुआ मिल जाएगा। ठीक है, गांव में तो ये होता है आपका स्वागत है, और जो सिटी के लोगों के जो मकानों के आगे लिखा हुआ होता है बी अवेयर रोड बिल्डर, बी अवेयर जर्मन शेपर्ड, इस प्रकार से कुत्तों के नाम है, डॉगियों के नाम लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक, ये बात होगी ब्यावर की। तो ब्यावर का नाम किस प्रकार से बी अवेयर से पड़ा है। बात आती है खेरवाड़ा। खेरवाड़ा उदयपुर में पड़ती थी ये सैनिक छावनी। ठीक है, ये जो 6 सैनिक छावनी थी, इनकी जो इन्फॉर्मेशन, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी मैं आपको बता। देखिए, जो खेरवाड़ा और ब्यावर जो सैनिक छावनियां हैं, इन दोनों के आगे आप एरो लगा के लिख लेना कि इन दोनों सैनिक छावनियों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। ठीक है, आप यहीं पर जो फैक्ट लिख लेना, ब्यावर और खेरवाड़ा जो सैनिक छावनियों ने 1857 की क्रांति में यानी भाग नहीं लिया था। ऊपर वाली जो 4 सैनिक छावनियां हैं, इनकी अपन बात करेंगे क्रांति के दौरान। ठीक है, तो अपन आगे बात करते हैं। देखिए, क्रांति के अपन तात्कालिक कारणों की अपन बात कर लेते हैं। तात्कालिक कारणों को, कारण एक है तात्कालिक कारण, उसको आप सही तरीके से लिख लेना। वैसे राजनीतिक कारण भी खूब रहे हैं, सामाजिक कारण भी खूब रहे हैं, तो उनकी भी वैसे बात या मौखिक मैं आपको बता सकता हूं। जैसे राजनीतिक कारणों की अपन थोड़ी बहुत बात करें तो वेलेजली की जो सहायक संधियां की जा रही थी जो भारतीय रियासतों से, तो उस भारतीय राजाओं को आश्रित बनाया गया था, अंग्रेजों पर आश्रित हो गए थे भारतीय जो राजा थे। ठीक है, तो डलहौजी की जो हड़प वाली नीति थी, ये भी एक राजनीतिक कारण हो सकता है या माना जा सकता है 1857 की क्रांति का। ठीक है, तो अंग्रेजी साम्राज्य में भारतीय रियासतों का विलय किया जा रहा था। ठीक है, अंग्रेजों की इस प्रकार की जो प्रवृत्ति थी, ये इस प्रकार की सोच थी, इनके प्रति जो ये राजा थे, भारतीय जो राजा थे, इनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ठीक है, तो अंग्रेजों की अनुपस्थिति, जो प्रभुसत्ता एक प्रकार से बोल सकते भाई, वो अनुपस्थित थे, वो अधिकारी छोड़ रहे थे, वो अधिकारी राजाओं को परेशान करने लग गए थे, हड़प की नीति भाई इनकी जारी थी। ठीक है, तो भारतीयों में इससे असंतोष बढ़ जाता है। प्रशासनिक कारणों की भी अपन बात कर सकते हैं थोड़ी बहुत, भाई समझ लेना आप, भाई लिखने की इतनी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो ये इंडियन स्तर के जो ये भारतीय स्तर के जो कारण है, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। प्रशासनिक कारणों की अपन बात करें थोड़ी बहुत, अंग्रेजी जो शासन व्यवस्था थी उसमें परंपरागत जो सामंत थे या अभिजात वर्ग बोलते हैं, जिसको वो राजाओं के अमीर थे, अमीर लोग बोलते हैं, उनका विशेषाधिकार जो दिया गया था पहले उनको, वो विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। सामंतों के और जो अमीर वर्ग थे उनके विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे इन संधियों के बाद में या इन संधियों के द्वारा। जो 1856 में जो व्यवस्थाएं चलती है, एक मुश्त जो बंदोबस्त चलता है एक, ठीक है, जो अपन और भी जो व्यवस्थाएं पढ़ते हैं, महालवाड़ी, ठीक है, तो ये जो व्यवस्थाएं थी, इनमें जो किसान वर्गों का कहीं ना कहीं शोषण हो रहा था। जैसे एक मुश्त बंदोबस्त, उसके द्वारा एक बार में ही जो कर वगैरह ले लिया जाता था किसानों से, तो ये इस प्रकार जो किसान अगर उनके फसल नहीं हो और फिर भी उनसे पहले यह कर वसूल लिया गया है, अब फसल तो हो ही नहीं रही, किसी समय अकाल पड़ गया, किसी वर्ष जो सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, तो कर तो पहले ले लिए, अब उनकी फसल नहीं हो रही है, ऊपर से उनके ऊपर उनको ज्यादातर प्रोत्साहित यानी किसानों को चढ़ाया जाता था एक प्रकार से कि आप इस प्रकार की फसलें करें या इस प्रकार की फसलें बोए यानी अपने खेतों में, कि उन फसलों को बेच के अपन पैसे डायरेक्ट कमा सके, पैसा यानी मोटा पैसा है, जो मोटा धन आए। तो देखिए, जो गेहूं जो वाली जो व्यवस्था थी, इन जो इस प्रकार की जो कृषियां थी, जो खेती थी, इनको तो हतोत्साहित किया जा रहा था, और जो एक प्रकार से अपन नगदी फसलें होती है उनको ये बढ़ावा दे रहे थे। अब किसी वर्ष अगर यानी ये कर भी ले ले और अकाल भी पड़ जाए तो खाने के दाने नहीं होते, गेहूं वगैरह नहीं होते, ये तो नगदी फसलें करवा रहे हैं, तो उस समय किसान को खुद का पेट भरने के लिए गेहूं वगैरह खरीदना पड़े। अब गेहूं वगैरह खरीदना पड़े तो किसान की तो स्थिति ऐसी नहीं है कि वो पैसे से यानी गेहूं वगैरह खरीद सके, पशुओं के लिए चारा खरीद सके, तो इस प्रकार से असंतोष बढ़ रहा था, किसान दयनीय स्थिति में जा रहे थे। ठीक है,
आर्थिक कारण की बात करें, आर्थिक कारणों में अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व बहुत बढ़ा दिया जाता था। जैसे अपनी इच्छा होती थी वैसे भू राजस्व या टैक्स या जो कर होता था वो बढ़ा दिया जाता था। समय समय पर इसे और बढ़ा दिया जाता था। ठीक है, जिन जब उनको आवश्यकता पड़े, अभी धन की ज्यादा आवश्यकता, कर वो बढ़ा देते थे। अंग्रेजों द्वारा जो नकदी फसलें को बढ़ावा दिया जा रहा था उससे किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी। तो ये भी आर्थिक कारणों में भी अपन पढ़ सकते हैं। ठीक है, सामाजिक कारणों की अगर बात करें तो सामाजिक कारण अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को साथ जो भेदभाव किया जा रहा था नस्ल के आधार पर। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के साथ नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जा रहा था। अंग्रेज अपने आप को यानी श्वेत मानते थे, गोरे मानते थे भाई सफेद, और जो भारतीयों के साथ जो भारतीयों को जो काला समझा जाता था। ठीक है भाई, रंग और नस्ल के आधार पर भेदभाव करते थे। ठीक है, ईसाई जो धर्म प्रचारक थे, जो अंग्रेज लोग थे, वो चाहते थे कि भाई ये कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे भाई इनको दूसरे देशों में युद्धों के लिए भेजा जाए। और जो समुद्र पार करने पर जो भारतीय जो शासक थे अपना धर्म भ्रष्ट मानते थे, और वो चाहते थे कि ये इनका धर्म भ्रष्ट हो जाए, हिंदू और मुस्लिमों का धर्म भ्रष्ट हो जाए और ये ईसाई धर्म स्वीकार करें। तो इस प्रकार से भी जो सामाजिक कारण भी अपन मान सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए जो कुछ कारण थे इनकी अपन बातें कर रहे हैं। ये जो सैनिक कारणों की बात करें तो जो अंग्रेज जो थे ये भारतीय सैनिकों को एक पद के आधार पे या कार्य के आधार पर वेतन नहीं देते थे। ठीक है, पद भी नहीं देते थे भाई, अच्छा पद भारतीय सैनिकों को नहीं देते थे और पद के अकॉर्डिंग वेतन भी नहीं देते थे। ठीक है, तो पद सही नहीं देते थे और वेतन या तनख्वाह या सैलरी सही नहीं देते थे। ठीक है, अब देखिए बात यह आती है, यहां तक अपन जो कारणों की बात किए हैं, अन्य कारणों के बाद में भी अपन बात कर कोशिश करें, जो ये कारण करें उनके बाद में अन्य कारण देखें तो कहीं ना कहीं अंग्रेज अब कुछ जगहों पर हार का भी सामना कर रहे थे। ठीक है, जैसे अंग्रेज अफगानों के युद्ध में भी हार जाते हैं, अफगानों के साथ भी हार जाते हैं। ठीक है, अंग्रेज सिखों के साथ में भी युद्ध करते हुए कई जगहों पर हार जाते हैं। ठीक है, और वैसे क्रीमिया युद्ध हुआ था अंग्रेजों से, तो क्रीमिया के युद्ध में भी अंग्रेज हार जाते हैं। तो ये जो युद्ध हुए थे इनमें अंग्रेज हार रहे थे, तो भारतीयों में इनकी जो अपराजयता की जो स्थिति या जो एक धारणा बनी हुई थी भाई अब से पहले हार नहीं रहे थे, लेकिन अब इन युद्धों में हारने के बाद में भारतीयों के माइंड में ये हो गया था भाई अंग्रेज अब बैकफुट पे आ रहे हैं, धीरे धीरे कहीं ना कहीं इनको हार का सामना करना पड़ रहा है, तो हम भी इनको हरा सकते हैं। फिर देखिए एक जो तात्कालिक कारण है वो इंपॉर्टेंट है, तात्कालिक कारण को तो आप लिख लेना। देखिए तात्कालिक कारण जो ये है कि 1856 में जो ये भारतीय जो सैनिक थे, जो अंग्रेज सैनिक रखते थे अपने साथ में, इन सैनिकों के पास एक ब्राउन बेस नाम की बंदूक होती थी। ठीक है, ब्राउन बेस नाम की बंदूक होती थी। इसके स्थान पर एक नई बंदूक लाई गई थी, एनफील्ड। ठीक है, 1856 में की बात है। 1856 में जो अंग्रेज जो थे अपनी सेना में बंदूक रखते थे ब्राउन बेस। ब्राउन बेस के नाम यानी इस जो बंदूक को हटा दिया गया सेना से। इस बंदूक को हटाकर एक नई बंदूक लाई गई, एनफील्ड। एक जो एनफील्ड जो बंदूक लाई गई थी, जो नई बंदूक लाई गई थी, इसके लिए ऐसा माना जाता था या ऐसा कहा जाता था कि इस बंदूक के जो कारतूस होते हैं उनमें गाय और सुअर की चर्बी भरी जाती है। अब गाय और सुअर की चर्बी किन के लिए गलत है, किन के लिए सही है? सही किसी के लिए नहीं है, क्योंकि भारत जो अंग्रेजों की जो सेना में भारतीय मुसलमान भी रहते थे और भारतीय हिंदू भी रहते थे। भारतीय हिंदू जो गाय को पवित्र मानते हैं तो वो इस प्रकार से इन बंदूकों का उपयोग नहीं कर सकते, इन बंदूकों को साथ नहीं रख सकते। ऐसा कहा जाता था जो बारूद होता था, जो गोला होता था, उस बारूद के कुछ आगे कुछ भी जो सिस्टम होता, जो व्यवस्था होती थी, उसको मुंह से छिल के और फिर बंदूक में डाला जाता था। अगर उस बारूद को मुंह से छिल रहे हैं तो कुछ ना कुछ मात्रा अपने मुंह में भी जाती है उसकी। ठीक है, अपन मान सकते इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो वो जो गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी वाले जो कारतूस थे, तो गाय की चर्बी को तो हिंदू धर्म गलत माना, एक प्रकार से गाय पवित्र होती है हिंदू धर्म में, और सुअर को मुस्लिम धर्म में, जो इस्लाम धर्म में हराम माना जाता है, अपवित्र माना जाता है। तो मुस्लिम गाय को तो एक्सेप्ट कर सकते हैं लेकिन सुअर को एक्सेप्ट नहीं करे। हिंदू धर्म वाले गाय की चर्बी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो एक प्रकार से ये तात्कालिक कारण था। ठीक है, तो ये
धर्म भ्रष्ट होने का इनको डर लग रहा था, जो इन सैनिकों को। तो इस प्रकार से फिर एक क्रांति उत्पन्न होती है। अब बात आती है आगे धीरे धीरे किस प्रकार से क्रांति होती है। यह तात्कालिक कारण था, ये आप लिख लेना तात्कालिक कारण, कि इन ब्राउन बेस बंदूकों के यानी 1856 में ब्राउन बेस बंदूकों के स्थान पर एनफील्ड राइफल या बंदूकें लाई गई थी। इन बंदूकों में जो गाय और सूअर की चर्बी युक्त जो गोला बारूद का उपयोग या प्रयोग किया जाता था। तो ऐसी स्थिति में भारतीय मुसलमान और भारतीय हिंदू इन बंदूकों का, ये जो सेना थी, भारतीय जो सेना थी अंग्रेजों की, वो जो सैनिक थे इनका विरोध करते हैं एनफील्ड राइफल का। ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है कि 1857 की क्रांति के दौरान ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर कौन सी बंदूक लाई गई थी? एनफील्ड। या एनफील्ड जो बंदूक से पहले कौन सी बंदूक थी? तो ब्राउन बेस बंदूक थी। अब बात आगे अपन प्रॉपर करते हैं छावनियों की। तो छावनियों में किस प्रकार से जो क्रांतियां स्टार्ट होती है। नसीराबाद की पहले बात कर लेते हैं। नसीराबाद, देखिए सबसे पहले राजस्थान में नसीराबाद छावनी क्रांति की शुरुआत करती है। ठीक है, सबसे पहले राजस्थान में नसीराबाद यानी छावनी क्रांति की शुरुआत करती है। ठीक है, भारत में क्रांति शुरू हो जाती है 10 मई को। थोड़ी सी बात अपन भारत के स्तर पर कर लें कि भारत में क्रांति शुरुआत हो जाती है 10 मई को मेरठ छावनी से। आप पे लिख लेना, ये फैक्ट तो लिख ही लेना कि भारत में 1857 क्रांति शुरू कहां से होती है? तो 10 मई को मेरठ से शुरू हो जाती है। ठीक है, 19 मई को इधर राजस्थान की तरफ 19 मई तक सूचना पहुंच जाती है एजेंट टू गवर्नर जनरल के पास। ठीक है, कि उधर मेरठ में यानी क्रांति शुरू हो गई है। अब जो एजेंट टू गवर्नर जनरल था, राजाओं के पास मैसेज भेजता, राजस्थान की जो और जो रियासतों के राजा थे, भाई आप आपकी रियासतों में ध्यान रखना, वहां पर जो पहले ही क्रांति स्टार्ट हो चुकी है 10 मई को और 8-9 दिन हो गए हैं, आपको सही तरीके से ध्यान रखना चाहिए। तो राजा वापस मैसेज भेजते हैं एजेंट टू गवर्नर जनरल के पास कि हमारे पास पूरी व्यवस्था तैयार है, पूरी व्यवस्था है, आप आपकी जगह पर, आपके क्षेत्र पर ध्यान रखो, आपकी छावनियों में ध्यान रखो। ठीक, ये बात हो जाती है। देखिए 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, जिसको पैदल सेना बोला जाता है, नेटिव इन्फेंट्री, एनआई का मतलब नेटिव इन्फेंट्री, पैदल सेना भी बोला जाता है नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, ये बंगाल की थी। ठीक है, ये बंगाल की थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। इसमें बंगाल के सैनिक, बंगाल की सेना ज्यादा थी। ये मेरठ वाले जो क्षेत्र है, इसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन इस जो इन्फेंट्री को थी। ठीक है, नेटिव इन्फेंट्री को जो भी सूचना जो थी इनको सही तरीके से प्राप्त थी। लेकिन ये अंग्रेजों के पास, ये अजमेर में रहती है। ठीक है, अंग्रेज में ये अंग्रेजों के पास थी। अब बात आगे होती है, देखिए जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, इसको अंग्रेजों के द्वारा नसीराबाद भेजने की यानी एक प्रकार से आदेश दिया जाता है कि ये जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजा जाए। अब देख 15वीं नेटिव इन्फेंट्री वालों को ये सूचना मिली कि अपने को नसीराबाद भेजा जा रहा है, तो इनको लगा यार अपने को 2-4 दिन तो यहाँ पे आए हुए हैं यानी अजमेर में, और वापस अपने को नसीराबाद भेज रहे हैं। यहीं पर जो अंग्रेजों के साथ में यानी नसीराबाद में एक और जो सेना थी, ठीक है, बॉम्बे लॉन्सर्स, तो बॉम्बे लांसर्स थी, ये अंग्रेजों की काफी वफादार सेना थी। ठीक है, बॉम्बे लांसर्स अंग्रेजों के प्रति वफादार थी। तो अंग्रेज बॉम्बे लांसर्स वाले सैनिकों को बोलते हैं कि आप नसीराबाद में रहिए और इन 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के ऊपर थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, इनको लगा 15वीं नेटिव इन्फेंट्री वालों को अपने को अचानक अजमेर से नसीराबाद भेज रहे हैं, ऊपर से बॉम्बे लांसर्स वालों को अपने ऊपर ध्यान रखने के लिए भी बोल रहे हैं। यार ये तो अपने साथ गलत हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। ये एक कोई जो बख्तावर नाम का जो सैनिक था अंग्रेजों का, उससे बातचीत करता है। जो ये 15वीं नेटिव इन्फेंट्री का जो एक सैनिक था, अंग्रेजों का सैनिक नहीं था, बख्तावर सिंह था, इस सेना का कोई सैनिक था 15वीं नेटिव इन्फेंट्री का। तो अंग्रेज अधिकारियों से बात करता है, यार इस प्रकार से तो गलत है, हमारे साथ ऐसा गलत क्यों कर रहे हो आप, हमें तो कुछ दिन ही तो अजमेर आए हुए हैं और हमें नसीराबाद भेज रहे हो। ऊपर से बॉम्बे लांसर्स वालों को
और हमारे ऊपर ध्यान रखने के लिए बोल रहे हो, ये तो गलत है। लेकिन उस समय कोई ज़्यादा बातचीत नहीं होती, वो अंग्रेज अधिकारी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो ये फिर नेटिव इन्फेंट्री थी 15वीं, ये थोड़ा उग्र हो जाते हैं और नसीराबाद में चले तो जाते हैं, लेकिन नसीराबाद में ये क्रांति कर देते हैं। ठीक, देखिए इनसे जो हथियार भी छीन लिए गए थे कि इनसे हथियार भी डाउन करवा लो और गोले बारूद भी आप तैयार रखो, ये यानी क्रांति कर सकते हैं, तो तुरंत इनकी क्रांति को आप दबा सकते हो, इस प्रकार की व्यवस्था कायम कर लो। तो हालांकि फिर भी ये 15वीं नेटिव इन्फेंट्री वाले जो यहाँ पर क्रांति कर देते हैं नसीराबाद में। ठीक है, अब बात आती है कि ये क्रांति की शुरुआत कर देते हैं 28 मई को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री नसीराबाद में। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, 10 मई को मेरठ में होती है, 19 मई तक इधर एजेंट टू गवर्नर जनरल के पास मैसेज पहुंचता है, क्रांति हो चुकी है। और 19 के बाद में भी यानी 28 मई को फाइनली नसीराबाद में ये जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, ये क्रांति की शुरुआत कर देती है। ठीक है, ये क्रांति की शुरुआत होती है, क्रांतिकारी जो मारकाट मचा देते हैं, ठीक है, फायरिंग वगैरह शुरू कर देते हैं, जो भी अंग्रेज अधिकारी है उनको मार दो। अब कुछ अंग्रेज अधिकारी मारे भी गए थे, जैसे अपन बात करें कैप्टन स्पोर्टिसूड के पेनी भी मारा गया था, हालांकि वो भागता हुआ इधर ब्यावर की तरफ भाग रहा था, उसके अटैक आ गया था, तो वो तो वहां पे मर जाता है, अटैक से मर जाता है के पेनी। ठीक, कैप्टन स्पोर्टिसूड वो एक अंग्रेजी अधिकारी था, ये मारा जाता है इस क्रांति में। ठीक है, और एक जो कर्नल न्यूब्रो, जिसको शॉर्ट फॉर्म में के न्यूब्रो भी लिख सकते हो, या ऑप्शन में आपको कहीं पे के न्यूब्रो भी आ सकता है, तो कर्नल न्यूब्रो, ये 3 जो अंग्रेज अधिकारी, तो आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेना, के पेनी, कर्नल न्यूब्रो, कैप्टन स्पोर्टिसूड, ये मारे गए थे 30 मई यानी 28 मई के 2 दिन बाद में। ठीक है, एक इनके साथ एक और जो सेना की टुकड़ी थी, ठीक है, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, तो ये भी शामिल हो जाती है। ये 30वीं नेटिव इन्फेंट्री, ये भी 30 मई को इस 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ हो जाती है। इन्होंने भाई इमोशनल टॉर्चर किया होगा, यार इस प्रकार से आप क्या चूड़ियां पहन रखे हो, क्या कम से कम साथ तो देना चाहिए। तो फिर ये 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी 30 मई को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ हो जाती है, क्रांति में शामिल हो जाती है। हालांकि इनके लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए डीसा नामक जो यानी रियासत पड़ती थी गुजरात में, उस साइड से यूरोपियन सेना भी बुलाई गई थी अंग्रेजों द्वारा, लेकिन वो जब तक आते हैं इधर ये क्रांति कर देते हैं और कुछ अंग्रेज अधिकारियों को भी मार देते हैं। अब सारे दिल्ली यानी विद्रोही क्या करते हैं, भाई अपन वापस इधर ब्यावर की तरफ चलेंगे, अपने पास लूट का जो सामान ज्यादा है, तो उधर तो अपन गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, और अपन किधर चले, तो ये सारे जो विद्रोही थे ये दिल्ली की तरफ जाने लग गए थे। अब देखिए दिल्ली क्यों जा रहे थे, तो दिल्ली एक प्रकार से जो भारत का मुख्य केंद्र होता था, मुगल बादशाह जो भी होता था, इनका मानना था, भारतीयों का मानना कि जो भी दिल्ली का जो मुगल बादशाह होगा उसके नेतृत्व में क्रांति होनी चाहिए, वो यहाँ का जो भारत का मुखिया है। तो अपन मुगल बादशाह के पास चले, और जो मुगल बादशाह इस समय बहादुर शाह जफर था, और बहादुर शाह जफर के पास जाते हैं, इनके पास लूट का सामान ज्यादा था, ये उसको लेके उधर ब्यावर की तरफ, उधर जो अजमेर की तरफ वापस जा नहीं सकते थे, क्योंकि इनको गिरफ्तार कर लिया जाता, तो उधर वापस नहीं जाते हैं। तो इसका सीधा सा कारण यह है कि भाई क्यों नहीं गए थे उधर, और दिल्ली की तरफ क्यों जा रहे थे, तो दिल्ली की तरफ जाने का यही कारण था, मुगल बादशाह के नेतृत्व में क्रांति करना चाहते थे। ठीक है, अब बात आती है, ये कंप्लीट हो जाती है नसीराबाद छावनी। अब बात आती है नेक्स्ट जो छावनी की, नीमच छावनी। नीमच जो मध्य प्रदेश में पड़ती थी उस समय, राजपूताना प्रांत उस साइड भी लगता था। ठीक है, इस समय जो प्रेजेंट में नीमच जो मध्य प्रदेश में पड़ती है, उस समय राजपूताना प्रांत में आया करती थी। तो 2 जून को एक दिन नीमच वाले भी तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोट था उस समय, तो कर्नल एबोट जो अंग्रेज अधिकारी जो कर्नल एबोट था, 2 जून को जो यहाँ के जो भारतीय मुसलमान और हिंदू जो सैनिक थे, हिंदू मुस्लिम दोनों प्रकार के जो सैनिक होते थे सेना में, अंग्रेजों की सेना में, तो कर्नल एबोट था जो इन सैनिकों को एक प्रकार से प्रतिज्ञा दिलवा रहा था, कसमें दिलवा रहा था कि आप कसम खाओ, भाई हिंदू तो भाई जो गीता की खाओ, गंगा की खाओ, और जो मुस्लिम जो सैनिक है कुरान की सैनिक खाओ, इस प्रकार की कसमें दिला, यानी
यानी प्रतिज्ञा लेने के लिए बाधित कर रहा था कि आप अंग्रेजों के खिलाफ या हमारे खिलाफ कोई भी प्रकार का आक्रमण नहीं करोगे, या कोई भी प्रकार का विद्रोह नहीं करोगे, या कोई भी प्रकार की क्रांति नहीं करोगे। लेकिन वो इनमें ये मोहम्मद अली बेग नाम का कोई बंदा था, सैनिक था। तो मोहम्मद अली बेग नाम का जो सैनिक था, इसने मना कर दिया, ठीक है, कि हम तो इस प्रकार की कोई कसम नहीं खाएंगे, कोई खाए लेंगे या कसम नहीं लेंगे। आपने जो पिछली साल ही जो हमारे जो अवध के जो नवाब है, उनको किस प्रकार से उनके जो प्रशासन को गलत बताते हुए उनको पद से हटा दिया गया है, पदच्युत कर दिया गया है, तो ये आपकी गलत नीति है। तो मोहम्मद अली बेग ने जो कर्नल एबोट के सामने अंग्रेजों के प्रति वफादारी के लिए मना कर दिया, ठीक है। अगले ही दिन यानी 3 जून की बात है, एक हीरा सिंह था, ठीक है। 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में ठीक है 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में जो नीमच छावनी में क्रांति शुरू हो जाती है। ये जो कर्नल एबोट वाली बात भी ध्यान रख लेना, ये मोहम्मद अली बेग ने कर्नल एबोट के सामने अंग्रेजों के प्रति वफादारी के लिए मना कर दिया था। देखिए, जो ये शाहपुरा का जो राजा था उस समय लक्ष्मण सिंह था। तो शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने इन जो विद्रोहियों को शरण दी थी कि आप मेरे पास रुक जाओ, बैठ जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, शरण लो, चाय पानी पीजिए, नाश्ता वास्ता कीजिए, छाछ राबड़ी पी लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो इन विद्रोहियों की जो मदद करता है शाहपुरा का राजा लक्ष्मण सिंह करता है, ठीक है। बात आती है आगे, देवली छावनी में एक जो बटालियन थी, महिदपुर बटालियन, ठीक है। ये महिदपुर बटालियन थी, वो भी इनके साथ हो जाती है, ठीक है। देवली छावनी की महिदपुर बटालियन भी विद्रोहियों के साथ हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, अलग से अब हेडिंग डाल के नहीं पढ़ेंगे, इतना ही जो जानकारी है देवली छावनी की। भाई जो अपन पहले नशीराबाद पढ़ लिए हैं, दूसरी अपन नीमच पढ़ रहे हैं, नीमच के साथ में देवली छावनी के महिदपुर बटालियन के सैनिक भी हो जाते हैं। तो 3 सैनिक छावनियां किस प्रकार से क्रांति में इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो महिदपुर वाली बटालियन भी साथ हो जाती है। देखिए फिर इधर भाई महिदपुर जो बटालियन थे इनके साथ हो गई, तो पीछे भी तो कोई यहाँ पे सैनिक होने चाहिए। तो इन सैनिकों की भाई नियुक्ति करने के लिए ऐसा कहा जाता है, ऐसा उल्लेख मिलता है कि 800 मीणा सरदारों को या मीणा सैनिकों की भर्ती की गई थी। तो वापस भाई देवली छावनी में इन महिदपुर बटालियन की पूर्ति करने के लिए, भाई ये तो इनके साथ हो जाती है महिदपुर बटालियन, तो इसकी पूर्ति करने के लिए वापस 800 मीणा सरदारों के मीणा सैनिकों की भर्ती की जाती है। जहाजपुर के मीणाओं को भर्ती किया गया। अब बात आती है 40 अंग्रेज सैनिक थे यहाँ पर, इनको परेशान किया गया था। ये 40 अंग्रेज सैनिक भागते हैं इनसे, क्रांतिकारियों से या विद्रोहियों से पीछा छुड़ाकर, और जो डोंगला गांव पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। तो डोंगला गांव के जो रोगाराम किसान थे, रोगाराम किसान के घर जाकर रुके थे 40 सैनिक, भाई हमें तो आप बचाइए, हमें शरण दीजिए, विद्रोहियों से बचकर भाग रहे हैं। तो 40 अंग्रेज सैनिक नीमच छावनी से भागते हैं और चित्तौड़गढ़ के डोंगला गांव के किसान रूगाराम पटेल के या रूगाराम किसान के घर जाकर शरण लेते हैं, ठीक है। केसुंदा गांव में भी रुके कुछ लोग, जो मेवाड़ का ही जो एक गांव पड़ता है केसुंदा, वहां पर भी कुछ लोग जाकर, जो अंग्रेजों के जो सैनिक वगैरह थे वो जाकर रुके थे। हालांकि आपको जो ये डोंगला गांव वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना चाहिए। डोंगला गांव का जो रूगाराम किसान था, चित्तौड़ में गांव पड़ता है, 40 अंग्रेज अधिकारी या अंग्रेज सैनिक यहाँ पर जाके रुके थे। भाई सैनिक थे एक प्रकार से, अधिकारी तो क्या ही होंगे, सैनिक कोई भागना पड़ता है, अधिकारी तो आते नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि जब मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन सावर्स को पता चली ये बात, भाई यहाँ से जो 40 सैनिक भाग कर गए हैं, अंग्रेज सैनिक थे, वो रूगाराम जी के पास रुके हुए हैं डोंगला गांव में, तो वहां पर जाते हैं। और जाते क्या, उससे पहले मेवाड़ के जो महाराणा स्वरूप सिंह से मिलते हैं, ठीक है। जो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह थे उनसे मिलते हैं, भाई यार हमारे 40 सैनिक है वो रूगाराम जी के पास रुके हुए डोंगला गांव में, उनको बचाइए आप चलकर। तो स्वरूप सिंह भाई इनको साथ ले जाते हैं और उनको छुड़ा कर लाते हैं और मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह की शरण में रखते हैं उन 40 सैनिकों को, ठीक है।
कैप्टन सॉवर्स ने बचाया था। मेवाड़ महाराणा रूप सिंह की सहायता से या उनकी हेल्प से वो जाकर शंख पहले लिए थे रूगाराम जी के पास, उनको लेकर आते हैं। पिचोला झील में जो जग मंदिर बने हुए हैं, ठीक है, जग मंदिर महलों में उन सैनिकों को रखा गया था। ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, किस प्रकार से सैनिक भागते हैं, किस प्रकार से बचाए जाते हैं, किसके पास जाकर शरण देते हैं। इसके बाद बात करते हैं एरिनपुरा छावनी की। एरिनपुरा छावनी की बात करें तो एरिनपुरा जो जोधपुर एक लीजियन नाम की जो एक बटालियन थी, जोधपुर लीजियन, ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1835 में। 1835 में जोधपुर लीजियन की स्थापना होती है। इसका जो हेडक्वार्टर, जो मुख्यालय था एरिनपुरा वाले क्षेत्र में, जो लीजियन का हेडक्वार्टर मुख्यालय था। ठीक, 21 अगस्त की बात है। पूर्वीय जो सैनिक थे, पूर्व साइड हो सकती है, अपन जैसे अपने आज भी अगर ज्योग्राफी में, राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में अगर बात करते हैं दिशाओं की, तो बारिश का समय आता है तो जैसे हवाओं की दिशा पता लगाते कौन सी हवा चल रही है, तो अपने जो मम्मी पापा की उम्र के लोग हैं वो एक हवा का नाम बता देंगे, पूर्वाई बाढ़। ठीक है, पूर्वाई बाढ़, हवा को बाढ़ बोलते हैं अपने स्थानीय क्षेत्र में, हवा, पूर्वाई हवा। या देखिए शुद्ध तरीके से अपने जो क्षेत्र, जो स्थानीय क्षेत्र होता है वहां पे नहीं, परवाई या पूर्वाई इस प्रकार से बोल दी जाती है। तो ये पूर्वीय सैनिक भी एक दिशा के अकॉर्डिंग बोले गए हैं। पूर्वीय कौन थे, तो पूर्व दिशा के सैनिक। ठीक है, तो पूर्वीय सैनिकों ने यानी आबू में क्रांति कर दी थी। आबू में जो एक अंग्रेज अधिकारी था, होल नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, उसके बंगले पर क्रांति कर दी। ठीक है, 21 अगस्त को अंग्रेज अधिकारी के बंगले को तोड़फोड़ दिया, वहां पर आक्रमण कर देते हैं, क्रांति कर देते हैं। तो ये जो पूर्वीय सैनिक जो थे यहाँ पर क्रांति कर देते हैं। आबू की साइड जो अंग्रेज अधिकारी होल था उसके बंगले पर, उसके मकान पर। ठीक है, अब बात आती है 23 अगस्त की। तो 23 अगस्त को यानी 23 अगस्त को जो विद्रोही थे एरिनपुरा आए। ठीक है, उधर आबू क्रांति करके आ गए, उधर एक जो सेना थी इनकी विद्रोहियों की, वो आबू में क्रांति करके या उस अंग्रेज अधिकारी के मकान में जो बंगले पर क्रांति करके वापस एरिनपुरा की तरफ आ जाती है। तथा यानी जो साथ में ही अपने बाकी के जो साथी लोग थे विद्रोही, जो सैनिक, उनको साथ लेते हैं और दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं ये। ठीक है, एक जो नारा प्रसिद्ध हुआ था 1857 की क्रांति के दौरान, मारो फिरंगी चलो दिल्ली। देखिए जो फिरंगी अंग्रेजों को कहा गया है यहाँ पर कि अंग्रेजों को मारो और दिल्ली चलो, तो मारो फिरंगी दिल्ली चलो या मारो फिरंगी चलो दिल्ली, ये एरिनपुरा वाले जो सैनिक थे इनका जो नारा था। ठीक है, ये नारा प्रसिद्ध रहा था, प्रसिद्ध हुआ था, और जो 1857 क्रांति के दौरान ये नारा पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, देखिए खेरवा जगह पड़ती है पाली में, इनकी मुलाकात होती है। एक यहाँ का कोई सामंत था कुशाल सिंह चांपावत। ठीक है, खेरवा पाली में जगह पड़ती है, पाली में जगह पड़ती है। यहाँ पर एक बंदे से, एक जो आहुआ का जो सामंत था कुशाल सिंह चांपावत, देखिए खेरवा का नहीं था, खेरवा में मुलाकात होती है, आहुआ का सामंत था कुशाल सिंह चांपावत। तो कुशाल सिंह चांपावत की मुलाकात इन जो विद्रोहियों की होती है खेरवा में, जो पाली में जगह पड़ती है। देखिए कुशाल सिंह चांपावत की जो मारवाड़ के जो राजा था तख्त सिंह, उससे नहीं बनती थी या उससे बन नहीं रही थी। मारवाड़ का इस समय राजा कौन है, यहाँ पे आप लिख लेना कि मारवाड़ का राजा 1857 की क्रांति के समय तख्त सिंह है। ठीक है, 1857 क्रांति के दौरान जो तख्त सिंह है उसकी जो कुशाल सिंह चांपावत से नहीं बन पा रही है, जो अव्वा का सामंत है। मानसिंह जब जोधपुर की मृत्यु हुई थी, जोधपुर वाले जो मानसिंह की मृत्यु होती है, तो उसकी कोई औलाद नहीं थी, कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो ये एक बंदे को गोद लेकर आए थे इडर से। ठीक है, तख्त सिंह को। देखिए इडर और जो मारवाड़ वाली जो रियासतें हैं, इडर गुजरात में पड़ती हैं, इनके बीच में अच्छा संबंध रहा था। ऐसा माना जाता है कि जोधपुर का मारवाड़ का ही एक बंदा था, एक सामंत वगैरह जो था, एक भाई गुजरात चले जाता है, इडर में अपनी अलग से रियासत की स्थापना करता है। इडर वाले को कोई गोद लेना होता, कोई संतान नहीं होती, तो जोधपुर वालों से गोद लेकर चले जाते और उधर उत्तराधिकारी बना देते या राजा बना देते। मारवाड़ वालों की कोई औलाद नहीं होती
ये संतान नहीं रहती किसी राजा के, तो ईडर से गोद ले आते किसी बंदे को और यहाँ पर राजा बना देते। ठीक है, ये बात हो चुकी है। ये तख्त सिंह जोधपुर यानी ईडर से लाया हुआ था, गोद लेकर आया था मान सिंह के बाद में। अब राजा तख्त सिंह है, कुशाल सिंह चांपावत की बातें मान नहीं रहा है तख्त सिंह, और कुशाल सिंह चांपावत को लगे यार तू ईडर से आया हुआ है, थोड़ी बहुत तो मेरी मान, मैं यहाँ का सामंत हूँ तो मेरे को ज्यादा नॉलेज है, लेकिन तख्त सिंह नहीं मानता है। तख्त सिंह के और कुशाल सिंह चांपावत के एक बात और थी जो इनके बीच में बढ़ नहीं रही थी। बिठोड़ा का सामंत था, ठीक है, तख्त सिंह ने बिठोड़ा के जो सामंत की मृत्यु के बाद कुशाल सिंह का कहना नहीं माना। कुशाल सिंह चाहता था कि भाई मैं कहूं उसको सामंत बना बिठोड़ा का, और तख्त सिंह नहीं मान रहा था। तख्त सिंह कुशाल सिंह को कहता है तू ज्यादा बक कर रहा है, तू ज्यादा बकवास और कर रहा है, ऊपर से ज्यादा बोल हो रहा है, तू एक प्रकार से सामंत राजा मैं हूं और तू तेरी बकवास बंद कर, और मैं जिसको चाहूंगा उसको बिठोड़ा का सामंत बनाऊंगा। बिठोड़ा का सामंत तख्त सिंह बना देता है कानजी को। क्वेश्चन बनेगा 1857 की क्रांति के दौरान यानी बिठोड़ा का सामंत कौन था, तो ये कानजी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इससे पहले जो किसी की मृत्यु हो जाती है उसका भी नाम आना चाहिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। कुशाल सिंह चांपावत के ऊपर 3000 का जुर्माना लगा देता है तख्त सिंह, और भाई तू ज्यादा बोल रहा है तेरे ऊपर जुर्माना भी है और मैं कानजी को ही सामंत बनाऊंगा बिठोड़ा का। कुशाल सिंह चांपावत इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। कुशाल सिंह चांपावत क्या करता है अब आगे कि वो जुर्माना भी नहीं देता है और कानजी को सजा देता है, कानजी को मार देता है कुशाल सिंह चांपावत। ठीक है, यहाँ पर विवाद और बढ़ गया है। एक प्रकार से राजा के जो सामंत को मार दिया तो यानी राजा के खिलाफ विद्रोह कर रहे हो, इसका मतलब ये है। ठीक, अब देखिए कुशाल सिंह की जो सेना थी, जो कुशाल सिंह जोधपुर का राजा जो तख्त सिंह का विद्रोही बन जाता है। ठीक है, क्रांतिकारियों से मिलकर जो अंग्रेजों का विद्रोही भी बन गया एक प्रकार से। मैं आपको बता दिया पहले ही, जो कुशाल सिंह चांपावत की जो मुलाकात होती है यानी जो खेरवा में होती है विद्रोहियों से, ठीक है, आउवा का सामंत था कुशाल सिंह चांपावत। ठीक है, अब जो अंग्रेजों का विद्रोही बन गया जो कुशाल सिंह चांपावत, और तख्त सिंह जो राजा था जोधपुर का, इसका भी विद्रोही बन गया। अब देखिए इनके बीच में किस प्रकार से युद्ध होते हैं। अंग्रेज भी कुशाल सिंह चांपावत से विरोध यानी युद्ध करना चाहिए, और तख्त सिंह था ये भी युद्ध करना चाहिए। अंग्रेज और जो तख्त सिंह था उनके बीच में आपस में बात हो चुकी थी, और ये चाह रहे थे कि भाई अपन कुशाल सिंह चांपावत से लड़ाई लड़े, इसको हराए। अब युद्ध होता है बिठोड़ा का युद्ध। देखिए जो क्रांति के दौरान जो ये युद्ध है इनको थोड़ा ध्यान में रख लेना। ये पूछे जाते हैं बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ था। 1857 की क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से कौन कौन से युद्ध हुए थे, कालक्रमानुसार बताइए। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। बिठोड़ा का युद्ध था 1857 में, 8 सितंबर 1857। डेट लिखना था वो लिख लेना। कालक्रमानुसार इन जो युद्धों को तो आप डेट के अकॉर्डिंग बता पाओगे क्योंकि पास पास में ही होते हैं, दोनों ज्यादा टाइम का अंतर नहीं रहता। तो 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा का युद्ध होता है। बिठोड़ा का युद्ध होता है कुशलराज सिंघवी, कैप्टन हितकोट और जो कुशाल सिंह चांपावत। ठीक है, आप पूरा लिख लेना। कुशाल सिंह चांपावत। बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 ईस्वी को होता है। कुशलराज सिंघवी जो जोधपुर की तरफ से आता है, ठीक है, तख्त सिंह का सेनापति था। आप नीचे ब्रैकेट में लिख लेना, कुशलराज सिंघवी तख्त सिंह का यह जोधपुर का सेनापति था। कैप्टन हितकोट अंग्रेजों की तरफ से आता है, या अंग्रेजों का सेनापति था। जो कुशाल सिंह जो चांपावत, देख कुशलराज सिंघवी और कुशाल सिंह चांपावत दोनों अलग अलग है। ये आउवा का सामंत है कुशाल सिंह चांपावत। ठीक है, तो ये थोड़ा आप लिख लेना, नीचे ब्रैकेट में लिख लेना। इस जो युद्ध को, इस युद्ध में कुशाल सिंह चांपावत के साथ में जो एरिनपुरा वाली जो छावनी भी साथ देती है, ठीक है,
मिल गया था तो वो साथ देगी, और वहां के जो आसपास के गांव वाले जो लोग थे वो भी कुशाल सिंह चांपावत का साथ देते हैं। तो नीचे ये भी लिख सकते हो एरनपुरा, जो एरनपुरा छावनी कुशाल सिंह चांपावत का साथ देती है। ये जो दोनों मिलकर लड़े थे ये हार जाते हैं और कुशाल सिंह चांपावत जीत जाता है। ठीक है, इस युद्ध में अंग्रेजों की और जो जोधपुर की संयुक्त सेना को कुशाल सिंह चांपावत हरा देता है। ठीक है, तो आप लिख लेना इस युद्ध को कुशाल सिंह चांपावत जीत गया था। देखिए जोधपुर किले का जो ओनाड सिंह था, ओनाड सिंह पंवार था, जो किलेदार था ओनाड सिंह पंवार, 76 सैनिकों के साथ इस युद्ध में मारा जाता है, लड़ता हुआ मारा जाता है। ठीक है, जोधपुर किले का किलेदार ओनाड सिंह पंवार इस युद्ध में अपने साथी जो 76 सैनिक या 76 जो सैनिक थे उनके साथ लड़ता हुआ मारा जाता है, वो काम में आ जाता है। ये बात हो चुकी है। जब इन अंग्रेजों को पता चला, अंग्रेजों के उच्चाधिकारियों को पता चला, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को जब पता चला, एजीजी को, एजेंट टू गवर्नर जनरल उस समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, उसको जब पता चला यार कुछ दिनों पहले यानी 8 सितंबर को यानी अपनी जो सेना जोधपुर वालों के साथ मिलकर बिठोड़ा में लड़के आई है और हार कर हो रही है, तो वापस जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस प्लान बनाता है और वापस लड़ेंगे। तो वापस इनके बीच में युद्ध होता है। अब खुद जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आता है, लेकिन जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस खुद भी यानी हार जाता है। ठीक है, देखिए अब इसकी डेट की बात आती है तो वो हुआ था 8 सितंबर 1857 को। ये होता है 10 दिन बाद में, 18 सितंबर 1857 को। ठीक है, चेलावास का युद्ध होता है, इसमें आता है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, ये एजीजी था, ये लिख लेना ब्रैकेट में। इस समय खुद एजीजी आ रहा है। अब देखिए अब जोधपुर की तरफ से कौन आता है। जोधपुर का एक सेनापति था, जोधपुर का पीए था, एक प्रकार से अंग्रेजों की तरफ से पीए था, मैक मैसन। बेचारा भोला आदमी था और यहाँ पे लड़ता हुआ काम आ गया था। ठीक है, इधर कौन आ रहा है तो कुशाल सिंह खुद आ रहा है, बहुत बहादुर बंदा था, सल्टा रहा है अंग्रेजों को, जोधपुर वालों को लड़ रहा है, ढंग से हरा रहा है। ठीक है, मैक मैसन जो जोधपुर का पीए था, जोधपुर लिख लेना आप। ठीक है, पीए था जोधपुर का, पॉलिटिकल एजेंट। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजेंट टू गवर्नर जनरल था। ये दोनों एक साथ आते हैं। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस मैक मैसन को कहता है यार अपन दोनों भाई लड़के, यानी सॉरी अपन दोनों भाई साथ मिलके कुशाल सिंह को सल्टाएंगे यार, ये पिछले युद्ध में अपने वालों को हरा दिया और जोधपुर वालों को हरा दिया। कुशाल सिंह चांपावत इस युद्ध को वापस जीतता है। अब इस जीत तक कैसे है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में पहले ही पहुंच जाते हैं, मैक मैसन से पहले पहुंच जाते हैं। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस शुरुआत में हार मिलती है और वो बैठ जाता है एक जगह, अपनी सेना को लेकर रुको थोड़ी देर वेट करो, मैक मैसन आ रहा है, जोधपुर वाले आ रहे हैं, तो वो उनके साथ मिलकर हराएंगे कुशाल सिंह को। मैक मैसन से थोड़ी गलती हो जाती है। देखिए जो ये रोचक जो तथ्य हैं वो अपने को किताबों से पढ़ने को मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है मैक मैसन जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना और कुशाल सिंह चांपावत की सेना को समझ ही नहीं पाता है, और आपस में ऐसे ही कोई कपड़े उपड़े होंगे तो मिलते जुलते कपड़े होंगे, तो मैक मैसन गलती से जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना में जाने की बजाय कुशाल सिंह चांपावत की सेना की तरफ चले जाता है। कुशाल सिंह चांपावत की सेना की तरफ जाता है तो कुशाल सिंह चांपावत के सैनिकों ने मैक मैसन को पकड़ लिया और पकड़ के सल्टा दिया मैक मैसन को। ठीक है, पकड़ के मार दिया मैक मैसन को। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस देखते ही रह गए और ये फिर फाइनली हारा जाता है या हार जाता है। तो इस युद्ध में भी मैक मैसन यानी जोधपुर, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस यानी एजीजी, दोनों की जो संयुक्त जो सेना थी यह हारती है और कुशाल सिंह चांपावत जीत जाता है। ठीक, ये बात हो चुकी है। देखिए कुशाल सिंह चांपावत इस युद्ध को जीत जाता है तो मैक मैसन से
गलती जो मैकमेसन से जो गलती हुई थी, ये जो तथ्य है जो मैं आपको बता दिया समझने के लिए, ठीक है। ये एक प्रकार का रोचक तथ्य हो सकता है, आप मान सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं बनते कौन गलती से किसकी सेना में चला गया था, कौन, ठीक, ये अलग बातें होती है, अलग फैक्ट होते हैं। अब देखिए कुशाल सिंह चांपावत की जो सेना थी, इन्होंने खुशी मनाई और मैकमेसन का जो सिर अलग कर दिया गया था, धड़ अलग कर दिया गया था, गले से काट दिया गया था और सिर को आउवा के किले पर लटका दिया गया था, आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था। थोड़ा सा ध्यान रखना। उसी में ढोल वगैरह बजाए और जो ये गीत होते हैं दोहों टाइप के, तो ये और गाए गए, ढोल बाजे चंग बाजे बेड़ो बाजे बांकियो, मैकमेसन को मार के मैकमेसन को काट के अव्वा माते टांकियो। इस प्रकार के जो मिल जाएंगे, मैकमेसन को मार के या मैकमेसन को काट के, ठीक है। वापस मैं बताऊं आपको, जो चेलावास का युद्ध हुआ था, चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 ईस्वी को होता है। इसमें जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल था, जो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था जो मैकमेसन था, ये दोनों एक साथ आते हैं, कुशाल सिंह चांपावत की सेना के खिलाफ लड़ते हैं। लेकिन ये जो जोधपुर वाले और जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, इनकी संयुक्त सेना कुशाल सिंह चांपावत के सामने हार जाती है। मैकमेसन को कुशाल सिंह चांपावत की सेना ने मार दिया था, यानी गला यानी धड़ और गला अलग कर दिया गया था, एक प्रकार से धड़ और सिर अलग कर दिया गया था। सिर को ले जाकर आउवा के किले के द्वार पर लटका दिया गया था और गीत गाए गए, ढोल बाजे चंग बाजे बेड़ो बाजे बांकियो, मैकमेसन ने काट के अव्वा माते टांकियो, ठीक है, कि अव्वा के जो किले पर टांक दिया है। इस प्रकार के जो गीत भी गाए गए थे। चेलावास के युद्ध को काले और गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। गोरे एक प्रकार से भाई जो ये सेना गोरों की सेना थी, मैकमेसन भी एक प्रकार से जो पॉलिटिकल एजेंट था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, इधर जो कुशाल सिंह चांपावत जो बेचारे अपने जैसे सांवले वगैरह होते थे, इनको जो सांवले होते हैं, भारतीय जो सांवले भी होते हैं, उनको तो अंग्रेज काले ही कहते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। हालांकि काला और सांवला अलग होता है, ठीक है, तो सांवले भी कुछ अच्छे होते हैं, हालांकि काले भी अच्छे होते हैं। काले कोई जरूरी नहीं है कि भाई कलर या रंग भेद वाली जो नीति नहीं अपनानी चाहिए, मन साफ होना चाहिए, काले भी चलते हैं, ठीक है। तो ये बात है, आप को काला हो तो गलत मत लेना। ये जो इस युद्ध को काले और गोरों का युद्ध कहा गया है। अब बात आती है इस युद्ध में ये अंग्रेजी सेना हारती है, जोधपुर वाले हारते हैं, वापस ये जग नहीं ले रहे हैं एक प्रकार से कि हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि अपनी हार एक्सेप्ट कर ले। अब एक युद्ध और होता है आउवा का युद्ध। ठीक है, बिठोड़ा का युद्ध हो चुका है, चेलावास का युद्ध हो चुका है, आउवा का युद्ध और करवा देते हैं। 20 जनवरी को होता है, 20 जनवरी 1858 को होता है, हालांकि 4-5 दिन चला था। 24 जनवरी को इसका जो फाइनली जो परिणाम आया था इस युद्ध का, तो 20 जनवरी से शुरू होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप लिख सकते हो इसका टाइम। तो बात आती है आउवा की, 20 जनवरी से शुरू होता है, आप लिख लेना 1858। देखिए इधर से आता है कर्नल होम्स, ठीक है, अंग्रेजों का सेनापति आता है कर्नल होम्स, अंग्रेज सेनापति है, आप लिख लेना ब्रैकेट में। फिर भाई यानी इनकी तरफ से कौन है, जोधपुर की तरफ से, तो एक हंसराज जोशी है, ठीक है, ये मारवाड़ की तरफ से आ रहा है, जोधपुर की तरफ से आ रहा है। तख्त सिंह का सेनापति है, राजा इस समय कौन, तख्त सिंह, ठीक है, तो तख्त सिंह का सेनापति हंसराज जोशी आता है। उधर से यानी वर्षे या सामने से कौन आता है, तो इस बार कुशाल सिंह चांपावत नहीं रहता इस युद्ध में। मुख्य तौर पे इस जो युद्ध में रहता है कुशाल सिंह चांपावत का एक भाई था पृथ्वी सिंह, जो लांबिया गांव पड़ता है इधर, तो ये लांबिया का सामंत था, ठीक है, पृथ्वी सिंह। तो लांबिया जो जागृति लांबिया जो ठिकाना था या ठीक है, तो यहाँ का सामंत था पृथ्वी सिंह, ठीक है। देख कुशाल सिंह भी आता है इस युद्ध में, लेकिन मुख्य रूप से इस मोर्चे को पृथ्वी सिंह ने संभाला था।
हालांकि ये जो दोनों सेनाएं जो संयुक्त रूप से लीड में थी यानी आगे थी, एक प्रकार से जीत की ओर थी, तो कुशाल सिंह चांपावत को लगा कि यार अपनी हार निश्चित है, अपन जीतने में असफल होंगे। यहाँ पर पिछले जो दो युद्धों में तो ढंग से रहा था इनको, लेकिन अब अपने को एक बड़ी शक्ति की आवश्यकता है, बड़ी जो शक्ति की हेल्प की आवश्यकता है। तो कोई इस प्रकार का जो मौसम था, ऐसा कहा जाता है, कुछ जो आंधियां वगैरह चल रही थी, कोई बिपरजॉय तूफान आ रखा था उस समय, ठीक है। देखिए बिपरजॉय अभी आया है, थोड़ा सा मजाक की बात है, ये मत लेना, उस समय बिपरजॉय आया था। तो ऐसा कोई तूफान वगैरह आंधी वगैरह आ गई थी, तो उसमें जो खुद निकल जाता है युद्ध स्थान से, युद्ध स्थल से, और मेवाड़ की तरफ चले जाता है। मेवाड़ की जो सेना की सहायता लेने के लिए कुशाल सिंह चांपावत इस युद्ध से निकल जाता है। पृथ्वी सिंह जो लांबिया का सामंत था और कुशाल सिंह चांपावत का भाई था, वो इस युद्ध का मोर्चा संभालता है, ठीक है। और अंग्रेज जोधपुर की तरफ से जो तख्त सिंह का सेनापति हंसराज जोशी था, और कर्नल होम्स जो अंग्रेजों का सेनापति था, ठीक है। तो अंग्रेज जो ये कुशाल सिंह चांपावत यानी सहायता लेने के लिए मेवाड़ की तरफ चले जाता है, ठीक है। कुशाल सिंह चांपावत मेवाड़ में सेना लेने चले गए। 24 जनवरी 1858 को इस युद्ध का परिणाम आया, रिजल्ट आया। इस युद्ध को पृथ्वी सिंह हारे जाता है, ठीक है। इस युद्ध को पृथ्वी सिंह हार जाता है। देखिए ये फैक्ट भी आप लिख लेना, 24 जनवरी 1858 को अंग्रेजों ने आहुआ पर अधिकार कर लिया। आहुआ पर अधिकार करके देखिए इन जो ये युद्ध था, आहुआ से पहले इनके मायने में एक बात चल रही थी कि आहुआ में एक माता जी की मूर्ति है, सुगाली माता। तो ऐसा कहा, इनका जो अंग्रेज अधिकारियों का, अंग्रेज सैनिकों का ऐसा मानना था, या उनके बीच में ऐसी अफवाह फैल गई थी कि जो सुगाली माता है इनके साथ देती है हमेशा। तो इनके बीच में पहले डर ही था, आहुआ वाले युद्ध में तो आने के लिए तैयारी नहीं हो रहे थे जो सैनिक जो थे, ठीक है। हालांकि अब ये आते हैं, इनको जो मोटिवेट करके लाते हैं अंग्रेज, ठीक है। ये कर्नल होम्स जो था, सुगाली माता की मूर्ति को उठा ले जाता है, ठीक है। आहुआ से सुगाली माता की मूर्ति को उठा ले जाता है, और जो एक सुगाली माता की जो मूर्ति थी, इसको अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रख देता है। इसके लिए अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। अजमेर का जो राजपूताना म्यूजियम है, ये पहले अकबर के द्वारा बनवाया गया था। अंग्रेज अपने अधिक यानी हथियार वगैरह रखने लग गए थे। इसको मैगजीन का किला भी कहा जाता था, और वर्तमान में राजपूताना म्यूजियम के रूप में ये संचालित है, ये चलाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रखवा देते हैं। हालांकि कुछ जगह पर फिर अपने को ये भी मिल जाता है कि इस मूर्ति को कालांतर में जो पाली का जो बांगड़ म्यूजियम है वहां पर रखवा दिया गया था, ठीक है। सुगाली माता के एक ब्रैकेट या बॉक्स बना के लिख लेना, यहीं पे लिख लेना, सुगाली माता है आहुआ वालों की इष्ट देवी कहलाती है। सुगाली माता के 10 सिर और 54 हाथ है। क्वेश्चन बनता है 10 सिर और 54 हाथ वाली जो माता जी की मूर्ति है, सुगाली माता की मूर्ति कहाँ की इष्ट देवी थी, या 10 सिर और 54 हाथ वाली माता जी किस माता जी को कहा जाता है, तो सुगाली माता को कहा जाता है, ठीक है। तो ये फैक्ट लिख लेना, और 10 सिर 54 हाथ भी लिख लेना, बॉक्स में बंद कर देना। यहाँ पे जो क्रांति के दौरान बात आ गई तो अपन यहीं पे क्लियर कर लिए हैं। हालांकि अपन देवी देवता और पढ़ेंगे उस समय, और थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। ये जो 3 युद्धों की अपन बात किए हैं, 3 युद्धों में वापस अपन रिवीजन की बात करें तो देखिए, पहले बिठोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 ईस्वी को। इसमें जो अंग्रेजों की तरफ से यानी जोधपुर की तरफ से आता है कुशल राज सिंह भी आता है, यानी कैप्टन हितकोट अंग्रेजों की तरफ से आता है, कुशल सिंह चंपावत खुद लड़ता है बिठोड़ा के युद्ध को। बिठोड़ा के युद्ध को कुशाल सिंह चांपावत जीत जाता है अंग्रेजों की, और जोधपुर की संयुक्त सेना हार जाती है। जो जोधपुर का ओनार सिंह पंवार जो जोधपुर के किले का किलेदार था, वो 76 सैनिकों के साथ मारा जाता है। चेलावास का युद्ध होता है 18 सितंबर 1857 को, यानी बिठोड़ा के युद्ध के लगभग 10 दिन बाद में ये युद्ध होता है। खुद एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अंग्रेजों की तरफ से आता है। मैक मैसन गुजरात का जोधपुर का पीए था, वो जोधपुर की तरफ से आता है, और कुशाल सिंह चांपावत इस युद्ध को लड़ता है। कुशाल सिंह चांपावत इस युद्ध को भी जीत जाता है। मैक मैसन को मार दिया गया था इस युद्ध के दौरान, और मैक मैसन का सिर काटकर आहुआ के किले पर लटका दिया गया था, ठीक है। फिर आहुआ का युद्ध होता है, यानी 20 जनवरी 1858 को शुरू होता है। 24 जनवरी 1858 का इसका रिजल्ट आता है। इस युद्ध में जो लड़ता है कर्नल होम्स लड़ता, अंग्रेज सेनापति था, और जो यानी
जोधपुर की तरफ से आता है हंसराज जोशी जो तख्त सिंह का सेनापति था, और इधर से लड़ता है कुशाल सिंह का भाई था जो लांबिया का सामंत था, पृथ्वी सिंह। ठीक है, कुशाल सिंह चांपावत युद्ध के दौरान ही मेवाड़ से सहायता प्राप्त करने के लिए चले जाता है, और इस युद्ध को 24 जनवरी 1858 को पृथ्वी सिंह हार जाता है, और ये जो दोनों जो संयुक्त सेनाएं थी ये इधर आहुआ पर अधिकार कर लेते हैं। सुगाली माता की मूर्ति को ये जो कर्नल होम्स उठा ले जाता है, यानी अजमेर के जो म्यूजियम में, राजपूताना म्यूजियम में रखवा देता है। ठीक है, जिसे मैगजीन का किला भी कहा जाता था या कहा जाता है, और उसका निर्माण पहले जो अकबर ने करवाया था तो अकबर का किला भी कहते थे। ठीक है, ये बात थी। देखिए अब बात आती है मेवाड़ का जो सलूम्बर। ठीक है, मेवाड़ में सलूम्बर का जो केसरी सिंह था वो कोठारिया का जो जोध सिंह था कुशाल सिंह इनके पास जाता है, यानी सहायता के लिए। ये कोडिया जोध सिंह जो थे इनकी ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो महाराणा जो स्वरूप सिंह था मेवाड़ का उससे ज्यादा बनती नहीं थी, तो जो कुशाल सिंह को खुद के पास रोक लेते, भाई हमारे पास आ जाओ, हम आपका साथ देंगे। तो ये मेवाड़ में सलूम्बर का केसरी सिंह और कोठारिया का जोधपुर कुशाल सिंह को अपने पास बुलाते हैं, सहायता देने का वादा करते हैं, अपने पास शरण देते हैं। ठीक है, इस समय भाई मेवाड़ का जो महाराणा कौन था, तो स्वरूप सिंह था, ये भी आप लिख लेना। इसके बाद में और अपन बात करें एक कवि गिरधर दास। ठीक है, कवि गिरधर दास जो कवि हुए हैं उन्होंने इस जो आहुआ के संघर्ष को भारत की आजादी का संघर्ष कहा है। ये इन्वर्टेड कोमा में आप बंद करके लिख सकते हो, बॉक्स में बंद कर लेना। कवि गिरधर दान ने आहुआ के संघर्ष को यानी भारत की आजादी का संघर्ष कहा है। फाइनली 8 अगस्त 1860 को कुशाल सिंह चांपावत ने नीमच में अंग्रेजों के सामने जाकर आत्मसमर्पण कर दिया था या सरेंडर कर दिया था कि भाई इनके पार नहीं पड़ रही थी, तो इनको लग रहा था कि अब अपने को सरेंडर कर देना चाहिए। तो 8 अगस्त 1860 को नीमच में जाकर अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर देता है। ठीक है, अब अंग्रेज इनको गिरफ्तार कर लेते हैं, अंग्रेज इनको मारने की कोशिश करते, भाई इस प्रकार से हराया है, 2 बार तो ढंग से हराया है, और अपने जो लोग भी मारे गए हैं। कुशाल सिंह चांपावत इनको कहता है आप गिरफ्तार कर लियो, मैं आपके सामने सरेंडर कर दिया हूं, तो एक बार मेरी बात सुन लो, जब आपको लगे भाई मैं गलत हूं तो आप मुझे मार दो। चलो ठीक है, बात तो सुन लेते हैं। अंग्रेज कहते हैं इनसे बात बताओ। कुशाल सिंह चांपावत कहता है कि यार मेरी जो दुश्मनी आपसे नहीं थी, मेरी दुश्मनी थी जोधपुर वाले तख्त सिंह से, वो मेरी मान नहीं रहा था। आपकी जो विद्रोही थे वो मेरे से मिले थे बस, और कोई ज्यादा उनसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता आपके विद्रोहियों से। लेकिन मेरा जो पर्सनल मैटर था जोधपुर के तख्त सिंह से था। अब यार जो मैं उनसे लड़ाई करूं और आप उनका साथ दो तो उसमें मेरी गलती क्या है, ये बात आप बताओ। अंग्रेजों को लगा शुरुआत में यार बात तो ठीक कह रहा है, दुश्मनी अपने से अच्छे से नहीं थी, इसकी दुश्मनी उससे थी जोधपुर वालों से। तो अंग्रेज इनको मारते तो नहीं, फांसी तो नहीं देते, इतने बड़े उनके विद्रोही होते हुए भी कुशाल सिंह इनको पागल बना देता है एक प्रकार से, तो बच जाता है। कालांतर में अंग्रेज इनको रिहा कर देते हैं। ठीक है, अपनी गिरफ्तारी से रिहा कर देते हैं। 10 नवंबर 1860 के आसपास या ऊपर नीचे हो सकती है डेट, लेकिन नवंबर 1860 में कुशाल सिंह चांपावत को अंग्रेज रिहा कर देते हैं। एक टेलर कमीशन बनाया गया था कुशाल सिंह की जांच के लिए। ठीक है, टेलर कमीशन किसकी जांच के लिए बनाया गया था? क्वेश्चन बनेगा तो कुशाल सिंह चांपावत की जांच के लिए अंग्रेजों द्वारा एक कमीशन बनाया गया था, टेलर कमीशन। हालांकि खुद कुशाल सिंह चांपावत के समय में तो ये जो आहुआ पर जो कुशाल सिंह चांपावत अधिकार नहीं कर पाया था या आहुआ को प्राप्त तो नहीं कर पाया था। ठीक है, लेकिन जो इनका एक बेटा हुआ था देवी सिंह। ठीक है, देवी सिंह चांपावत जो कुशाल सिंह का बेटा था, वो कालांतर में इस आहुआ को या आहुआ की जागीर को खुद प्राप्त कर लेता है। कुशाल सिंह चांपावत की मृत्यु उदयपुर में हुई थी। ठीक है, कुशाल सिंह चांपावत की मृत्यु उदयपुर में ही यानी 1864 में हो जाती है। ठीक है, जुलाई 1864 की बात है। ये कंप्लीट हो चुकी है। जो मुख्य जो ये सैनिक छावनियां थी, 6 सैनिक छावनियों की बात कर लिए हैं अपन। ठीक है, खेरवाड़ा और उदयपुर यानी खेरवाड़ा और जो ब्यावर वाली जो सैनिक छावनियां हैं उन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया था, और बाकी की जो सैनिक छावनियां हैं उनने
या उन्होंने भाग लिया था 1857 क्रांति में। और भी जो विद्रोह हुए थे 1857 की क्रांति के दौरान, और विद्रोह हुए थे जैसे कोटा वगैरह में, तो उनकी भी अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज जो मुख्य जो सैनिक छावनियां थी उनकी बात किए हैं। अब बात और आती है थोड़ी सी कि जो और जो लोग थे वो कुशाल सिंह चंपावत का भी साथ दे रहे थे, उनका आप नाम ध्यान रख लेना। वैसे जो एक दो लोग हैं उनका इंपॉर्टेंट याद रख लेना, जैसे जो शिवनाथ सिंह जो था आसोप या जोधपुर ठिकाने का जो सामंत था, आसोप या जोधपुर लिख सकते हो, शिवनाथ सिंह। एक बिशन सिंह था, बिशन सिंह गुलर जो ठिकाना था नागौर में, यहाँ का सामंत था। और एक अजीत सिंह था, आलनियावास जो ठिकाना पड़ता है या जागीर पड़ती थी नागौर में। यहाँ के जो लोग थे इन्होंने भी कुशाल सिंह चंपावत का साथ दिया था, शिवनाथ सिंह, बिशन सिंह और जो अजीत सिंह, ठीक है। और भी कुछ लोग हो सकते हैं, जैसे चांद सिंह था एक है, ठीक है, एक जगत सिंह भी था। तो इस प्रकार से जो, लेकिन इंपॉर्टेंट है शिवनाथ सिंह आसोप यानी आसोप जोधपुर, और जो अजीत सिंह था आलनियावास नागौर का, और जो बिशन सिंह था गुलर नागौर का। इन लोगों ने कुशाल सिंह का साथ दिया था। देखिए जो शिवनाथ सिंह था, तो विद्रोहियों ने शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास किया था, ठीक है। शिवनाथ सिंह जो अशोक का जो सामंत था, इसके नेतृत्व में विद्रोहियों ने दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास किया था। लेकिन जो नारनौल नामक स्थान पड़ता है हरियाणा में, वहां पर अंग्रेज सेनापति था गेरार्ड। गेरार्ड से जो ये हार गए शिवनाथ सिंह और इसके साथी जो सैनिक थे, ये वापस यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। तो ये वापस आकर भी जोधपुर या मारवाड़ की सेना में, ये जो मारवाड़ के क्षेत्र में एक गांव पड़ता है बड़सू, बड़सू गांव पड़ता है मारवाड़ में। तो यहां पर आकर जोधपुर की सेना से युद्ध करते हैं, ठीक है। जो ये गेरार्ड से हारते हैं नारनौल में, वापस आते हैं बड़सू मारवाड़ के क्षेत्र में, बड़सू गांव में आकर जोधपुर की सेना से युद्ध करते हैं। अंत में एक गिरफ्तार कर लिए जाते हैं शिवनाथ से, ठीक है। तो ये बातें हम 1857 क्रांति में जो मुख्य सैनिक छावनियां थी इनकी बातें अपन कर लिए हैं, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है इनकी बातें आपको भी ध्यान रखनी चाहिए। देखिए वापस मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जो 5 या 6 सैनिक छावनियों को नाम, तो इनमें से 2 तो भाग नहीं लेती हैं, जैसे नसीराबाद, नीमच, देवली और एरिनपुरा तो जो क्रांति में भाग लेती है, और खेरवाड़ा और ब्यावर यानी जो क्रांति में भाग नहीं लेती है, ठीक है। तो अपन जो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि जो और भी रियासतों के द्वारा जो विद्रोह या जन विद्रोह किए गए थे उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।